हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस, जो कि सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन एक ही वीडियो के अंदर हो जाएगा। आपके चारों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। चारों सब्जेक्ट को कवर करा है और उसके साथ में आपको यहाँ पर पूरे नोट्स की पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना, एग्जाम से पहले एक बार देख लेना। आपका कंप्लीट रिविजन एक ही वीडियो में हो जाएगी। इसमें हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे को दो बातें बोलनी है। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों का थैंक यू वेरी मच कि हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स फाइनली हो गए। बहुत सारे बच्चों को वेट था कि भैया आपके कब 100 के होंगे। फाइनली 100 के वो हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर इट। अब उसके बाद में आप लोगों का पेपर है, तो उसके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स हैं। देखो, अब सबसे फर्स्ट जो है कि यहाँ पर जो सोशल साइंस का पेपर है, ये पेपर कई बार क्या होता है कि लेंथी आ जाता है। अब लेंथी क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता कि इसमें कितना लिखना है। तो आप लोगों को बताता हूं कि आपको 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर बस आपको उतना ही लिखना है जितने में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें बस 3 से 4 पॉइंट लिखना सफिशिएंट है, उसके अलावा ज्यादा पॉइंट मत लिखना, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा। तो यहां पर 3-4 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं 3 मार्क्स के लिए, और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये भी लिख देते वो भी लिख देते, नहीं, 3-4 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। और अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोगों को कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखने, इससे ज्यादा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। और उसी के साथ में तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो उसमें 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन उससे कम मत लिखना। और उसी के साथ में जो पेपर है ये है ना, बहुत ही ज्यादा इसको थोड़ा नीट रखना है। इसको नीट रखने का मीनिंग ये है कि आप लोग इसके अंदर प्योरली थ्योरी है, तो आप क्या करिएगा, जब आंसर लिखे तो उसके बीच में अंडरलाइन जरूर से कर दीजिएगा आंसर के बाद में। अगर टाइम बचता है, अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको लिव कर सकते हो। और उसी के साथ में एक बात जरूर से अपने दिमाग में रख लेना कि जो आपका सोशल साइंस का पेपर है, एसएसटी का जो पेपर है, वो सबसे सिंपल पेपर आता है, बहुत ही ज्यादा आसान पेपर आता है। और आप लोगों को इसमें ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं होती, अपने मन से एसएसटी में आंसर बना सकते हैं आप लोग। तो ये आप अपने ध्यान में रखिए कि पेपर बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी आएगा, आप इसे आसानी से कर सकते हो और डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन आप कंप्लीट देखना, आपका सभी का रिवाइज हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ है कि आपको अगर मान लो कि हिस्ट्री देखना है तो आप हिस्ट्री देख लीजिए, अगर आपको ज्योग्राफी देखना है तो ज्योग्राफी देख लीजिए, सभी को आप देख सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंजेस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या क्या सिचुएशन इंडिया के अंदर हुई, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको एज इट इज लिख देना एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन है तो एज इट इज लिख के आ जाना। अब इसमें यह है कि द वॉर क्रिएटेड द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, दोनों क्रिएट हो गई थी। और फिर इससे क्या हुआ था कि टैक्स इंक्रीज हो गए थे, कस्टम ड्यूटीज भी इंक्रीज हो गई थी, जिस वजह से क्या हुआ कि इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हो गया था इसमें, कि आपको जितनी भी इनकम है उसके बेसिस पर आपको इसमें टैक्स देना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये इसकी वजह से क्या हुआ कि दिस लीड्स टू एन एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल्स, तो कॉमन पीपल्स के लिए हार्ड रहा। फिर इसके बाद में यहाँ पर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मीज, तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होता था कि अगर आपको आर्मी में जाना है, नहीं जाना, वो आपकी चॉइस नहीं रहेगी। वो अगर आपके विलेज में आ गए और आप लोगों को एकदम से फोर्स करके लेके जाएंगे कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, ये था इसके बाद में। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि 1918 से लेकर के 1919 और फिर 1920 से 21 के अंदर क्रॉप फेलियर हुआ, जिस वजह से क्या हुआ कि यहां पर फेमिनिज्म हो गया, मतलब अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से क्या हुआ था कि 1921 के अंदर 12 से 13 मिलियन डेथ हो गई थी, मतलब कि 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। किस वजह से? भूखमरी की वजह से, क्योंकि यहां पे क्रॉप फेलियर हो गया था। ये थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या क्या चेंजेस हुए थे इंडिया में। अब देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारे पास में द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब इसमें क्या होता है कि जो महात्मा गांधी जी हैं ये साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं इंडिया में जनवरी 1915 में। और फिर इसके बाद में ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। इनका जो कंसेप्ट था सत्याग्रह का और उसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, इसके पीछे का रीजन समझो। सबसे पहले तो सत्याग्रह जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। सत्याग्रह 2 वर्ड्स को मिलाकर के बना हुआ है, एक है सत्या और एक दूसरा है ग्रह। तो सत्या को तो मतलब होता है, वो होता है ट्रूथ, और फिर ग्रह का मतलब होता है कि टू होल्ड फर्म, ठीक है। अब इसके बाद में इसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी कि इफ कॉज इज अ ट्रू एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर। तो इसका कहने का मीनिंग ये था, इसके पीछे की फिलॉसफी गांधी जी की ये थी कि अगर कोई कारण सही है और अगर स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है कि आपके साथ में अन्याय हुआ है और उसके साथ में आपको उसके लिए फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं है कि आपको नेक्स्ट जो ओपोनेंट है उसको आपको
आपको फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। ये थी गांधी जी के इसके पीछे की फिलॉसफी। और यहाँ पर जो ऑपरेशन शुड बी परस्यूड टू सी द ट्रूथ एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड थ्रू वायलेंस। तो आप लोगों को इसमें कहने का मीनिंग ये था कि अगर आप सही हो, अगर आपके इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्सेस काम में लेने की जरूरत नहीं है, बिना वायलेंस के भी आप जीत सकते हैं। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में हुआ था चंपारण में हुआ था। चंपारण में इन सपोर्ट फॉर द इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ था, ये यहाँ पर कि सत्याग्रह इंडिगो प्लांटेशन के लिए हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में हुआ था चंपारण बिहार में 1917 में। देन फिर इसके बाद में खेड़ा गुजरात में भी हुआ था, सपोर्टिंग द पीजेंट्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर, जिसके अंदर की रेवेन्यू रिलैक्सेशन का उनको मिले। फिर इसके बाद में अहमदाबाद जो कि गुजरात में है 1918 में हुआ था कि इन द सपोर्ट ऑफ द कॉटन मिल वर्कर्स अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स, जो कि यहाँ पर उनके अगेंस्ट था, ये इंडियंस के अगेंस्ट था, और ये जो बाकी के थे ये थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देन फिर इसके बाद में इंट्रोड्यूस्ड होता है वो होता है रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या होता है? रॉलेट एक्ट ये एक्ट है जिसके तहत कि गवर्नमेंट को पावर होती है, गवर्नमेंट को क्या होती है? पावर होती है कि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको रोक सकती है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है उसको वो जेल में डाल सकती है 2 साल के लिए, उसको कोई भी वारंट वगैरह की जरूरत नहीं है। ये था रॉलेट एक्ट। अब इस रॉलेट एक्ट से क्या हुआ कि जब ये रॉलेट एक्ट लगाया गया तो इससे जो गांधी जी थे इन्होंने बोला कि ये तो अन्याय हो रहा है और इसके अगेंस्ट हम करेंगे सत्याग्रह। तो फिर इन्होंने लॉन्च करा, हड़ताल लॉन्च करी और उसके साथ में लॉन्च किया रॉलेट सत्याग्रह। और फिर इन्होंने इसकी जो डेट डिसाइड करी थी वो करी थी 6 अप्रैल 1919, डेट डिसाइड करी थी किसकी? रॉलेट सत्याग्रह की। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ था कि नॉन वायलेंट रैलीज निकली थी, स्ट्राइक्स हुई थी, प्रोटेस्ट हुआ था, स्टार्ट हो गया था इंडिया में कि अब हमें अच्छे से हमारा जो देश है वो हमें चाहिए, कि तुम ब्रिटिशर्स बाहर से आए हो, अब हम तुम्हें भगाएंगे। तो इस दिन से स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि टू कंट्रोल द ब्रिटिश टुक वेरियस स्टेप्स, तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए कि मतलब हमारी सरकार चली जाएगी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कुछ स्टेप्स लिए। उनमें से कुछ ऐसे स्टेप्स थे कि इन्होंने जो फायर्ड कर दिया था, फायरिंग जो हुई थी, जालियांवाला बाग इंसिडेंट आएगा इसके बाद में, कि फायरिंग हुई थी ऑन द पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर। अमृतसर में लोग आराम से शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ये हमारा हक होता है कि हमें अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जो हमारे हित में नहीं है, हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। तो वही कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो हमारे खिलाफ है, तो इन्होंने क्या किया कि फायरिंग कर दी, जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। गुस्से आने की वजह से वायलेंस हो गया। अब देन फिर इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है जालियांवाला बाग इंसिडेंट। और जो जालियांवाला इंसिडेंट है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप लोगों ने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। अदरवाइज जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट था इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसमें इनोसेंट पीपल्स जो बैसाखी बनाने के लिए आए थे उनकी भी डेथ हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, औरत थी, इतने सारे लोगों की बेवजह मौत हो गई थी। इसमें ये सबसे बड़ा था, इसके अगेंस्ट जो था पूरे इंडिया के अंदर इसके बाद में हंगामे होने स्टार्ट हो गए थे। देन फिर ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पीपल गैदर हुए थे जालियांवाला बाग में अमृतसर में, 2 चीज़ों के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए भी और बैसाखी बनाने के लिए भी। लेकिन क्या हुआ कि जो जनरल डायर था टुक द कमांड, तो इसका नाम जनरल डायर नहीं, इसका कुछ और ही होना चाहिए था। ये एकदम से डाकू आदमी था। इसको आप याद रखना कि जनरल डाकू मतलब डाकू आया वहां पर और उसने कमांड ली और इसने सबसे पहले सारे दरवाजे बंद कर दिए कि कोई भी आदमी नहीं जा पाएगा। फिर उसके बाद में इसने फायर कर दी पूरे क्राउड के ऊपर। आप सोच सकते हो कि 200 से 300 लोगों के ऊपर फायरिंग के लिए क्या मतलब कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरीके से कितना गंदा माइंडसेट चाहिए होगा कि आप किसी आदमी को मार रहे हो, मतलब कि इतने सारे लोगों को मार रहे हो जिसमें कि बच्चे हैं, बच्चों को तो मतलब छोड़ा ही नहीं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पर गलत सा था। फिर इसके बाद में क्या क्या हुआ वो सब कुछ ही ये इसमें है। अब इसमें क्या हुआ कि देन द मैनी पीपल्स वर किल्ड एंड दिस एंगर्ड द क्राउड। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। और फिर उसके बाद में क्या किया कि लोगों ने बोला कि अब वायलेंस इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या करा कि जो प्रॉपर्टी थी जैसे कि पुलिस थाने हो गए, कोर्ट्स हो गई, स्कूल्स हो गई, इन सबको जलाना स्टार्ट कर दिया। अब जब ऐसा हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता तो फिर गवर्नमेंट कर देती है फ्री हैंड
और जब यहाँ पर फ्री हैंड किया गया, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हो और अगर आप कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको आप खराब करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट उस टाइम पर उन्होंने कर दिया कि फ्री हैंड, अब आपको इनके साथ में जो करना है वो कीजिए। तो जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको उठा उठा करके जेल में डाल दिया। अगर आपका घर में काम किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं, अगर आप वहां पर आए भी थे तो भी आपको उठा करके उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर इसके बाद में क्या हुआ कि ब्रूटल रिप्रेशन हो गया यहाँ पर प्रोटेस्टर के अगेंस्ट। देन फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आता है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट कब से कब तक चला था? ये चला था 1919 से 1924 तक। अब खिलाफत में हुआ क्या था? देखो, खिलाफत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो इसमें क्या हुआ कि जो एम्परर ऑटमैन थे, ऑटमैन जो थे एम्परर, ये हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फिर इसके बाद में अफवाहें फैली थी, बस अफवाह की वजह से ये स्टार्ट हो गया था। अफवाह ये फैल रही थी कि यहाँ पर हर पीस ट्रीटली वॉज गोइंग टू इम्पेस्ट ऑन हिम। तो यहाँ पर जो एम्परर ऑटमैन थे, ये एक तरीके से ये किंग वॉज कंसिडर्ड एज एन द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात ये हुई थी कि जब ये हार गए तो अफवाह ऐसी फैला दी गई कि ये जो इनके साथ में वो व्यवहार अच्छा नहीं होगा, और जब इनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो पूरा का पूरा जो मुस्लिम्स हैं वो मतलब कि एक तरीके से सारे मुस्लिम्स जो हैं वो गुस्से में आ गए। और वो गुस्से में क्यों है? उनके गुस्से में आने के पीछे का रीजन ये था कि जो ऑटमैन थे वो थे किंग थे, एज कंसिडर्ड एज इन दिस स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जिसको कि द खलीफा कहा जाता है, उसके इस्लामिक हेड थे। तो अगर आप किसी की भी हेड को, या फिर अगर मान लीजिए कि कोई भी एक स्पिरिचुअल से कनेक्टेड चीज है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो लोगों को तो गुस्सा आएगा, जायज सी बात है। तो इससे पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हुआ। जब पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हुआ तो ये इंडिया में भी प्रोटेस्ट होना था, और इंडिया में जो प्रोटेस्ट किया वो किया था दो लोगों ने, एक तो थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली, जिन्होंने क्या करा कि खिलाफत कमेटी बनाई थी मार्च में 1919 में बॉम्बे में इन्होंने कमेटी बनाई थी, जो कि किसके अगेंस्ट थी? वो थी खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट, की इंडिया में भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। देन फिर इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में आता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था? अब देखो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का आपकी लाइफ से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपैक्ट है। इंपैक्ट ये है कि इसमें गांधी जी की जो बुक थी हिंद स्वराज, जो कि 99 में पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं वो हमारे कॉर्पोरेशन की वजह से कर रहे हैं। अगर हम इनको कॉर्पोरेट बंद कर दें, मतलब कि इनके साथ में कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे, तो एक साल के अंदर अंदर इनका एम्पायर जो है वो चौपट हो जाएगा और ये एक साल के अंदर भाग जाएंगे। और वैसा हुआ भी। यही आप लोगों के साथ में होता है। अगर आप लोगों के जो मार्क्स कम आते हैं, या फिर मार्क्स आप लोग जैसे कि 38 आते हैं, 39 आते हैं, 40 नहीं आते, क्योंकि आप लोग अब उसके साथ में कॉर्पोरेट नहीं करते। आप लोग 48 के साथ में, मतलब 38 के साथ में कॉर्पोरेट कर लेते हो, पासिंग मार्क्स के साथ में कॉर्पोरेट कर लेते हो। जिस दिन आप इनके साथ में नॉन कॉर्पोरेशन करेंगे कि मुझे ये मार्क्स अच्छे नहीं लग रहे, मैं ये नहीं रखूंगा, तो डेफिनेटली आप आसानी से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो यही था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का बेसिक। ये था कि अगर इंडियंस अगर उनको कॉर्पोरेशन करना बंद करते, जैसे कि इंडियंस में क्या होता है कि बाहर के ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट दी उन्होंने, और ब्रिटिश को रेस्पेक्ट दी। फिर जो यहाँ पर किंग्स थे उन्होंने उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट दी उन्होंने। फिर ये जो ब्रिटिशर थे इनका अलग ही माइंड गेम था, ये बहुत ज़्यादा चालाक थे, बेवकूफ़ बनाए, जो भी किया, और हम इनके साथ में कॉर्पोरेशन करते रहे। क्योंकि इंडियंस का हमेशा से नेचर ऐसा रहा है कि हम दूसरे आदमी के साथ में अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनको मेहमान की तरह मान करके बहुत ही अच्छे से उनके साथ में बिहेव करते हैं। लेकिन ये तो बिहेव करने लायक थे नहीं, ये तो एक नंबर के नालायक थे ब्रिटिशर्स। अभी भी क्या होता है कि हमारे जो इंडियंस हैं वो क्या करते हैं कि अब आपने देखा होगा कि इंडियंस फॉरेन जाते हैं। अब फॉरेन क्यों जाते हैं भैया? फॉरेन इसलिए जाते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा इंडिया में नहीं है क्या? इंडिया में आप काम करो, इंडिया के लिए काम करो, लेकिन आप नहीं करते उनके लिए। ये हमारे, अगर हमारे जितने भी बच्चे हैं पढ़े लिखे, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, अगर वो इंडिया को छोड़ करके नहीं जाएं तो हमारा इंडिया नंबर 1 पर होगा। पर क्या है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा कम मिलता है, उधर थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, तो उधर चले जाते हैं, वो सबसे गलत है। तो ये अब इससे मैं टॉपिक से दूर जा रहा हूँ, हम इसमें चलते हैं। अब देखिए नॉन कॉर्पोरेशन में क्या हुआ था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे हुआ, ये सब क्या हुआ था। देखो, अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किस तरीके से बना। पहले तो नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब ये हुआ था कि जो इंडियंस थे, हमने क्या करा कि हमने उनके साथ में नॉन कॉर्पोरेशन अब किस तरीके से कर सकते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन इस तरीके से करते हैं, उनका कोई भी, आपको अगर किसी आदमी को साथ में कॉर्पोरेट नहीं करना तो आप क्या करोगे? उससे झगड़ा करने के लिए क्या करोगे? उसका सामान नहीं लोगे, दुकानदार से सामान नहीं लोगे और उससे लड़ाई करोगे
दोगे, उसके जितने भी सामान है वो फेंक दोगे। तो वही हमने किया। इसको बोला कि गांधी जी ने कहा कि हमें ये स्टेजेस में करना है। सबसे पहले तो सारे के सारे सरेंडर कर दो, टाइटल्स जो हैं गवर्नमेंट अवॉर्डेड उन सबको सरेंडर कर दो, नहीं चाहिए वो। फिर उसके बाद में बाइकआउट कर दिया सारी सिविल सर्विसेज, आर्मीज, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, सब कुछ बाइकआउट कर दिया। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें हमारा नॉन कॉर्पोरेट करके हम हमारा इंडिया बनाएंगे। तो देखो अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल था वो था मिडिल पीपल का, मतलब कि मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। आप देख सकते हो कि जो लोग अपनी जॉब छोड़ रहे थे इंडिया के लिए, तो आप सोच सकते हो कि उनमें किस लेवल की देशभक्ति थी। बच्चे अपनी स्कूल छोड़ रहे थे, मतलब कि एक तरीके से एम्प्लॉयर्स अपनी जॉब्स तक छोड़ रहे थे, जिनके सैलरी बेसिस पर थे उन्होंने भी छोड़ दिया कि हम इंडिया के लिए करेंगे। तो ऐसा ही जज्बा आप लोगों में भी होना चाहिए, तो हमारा इंडिया नंबर 1 पर डेफिनेटली आने वाला है। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ कि देन इन केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज द रिसेशन, और इसके अंदर रिसेशन यूज में लिया तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट रिसेशन लगा देती है तो इस केस में क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। अब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टाउन में किस तरीके से था, टाउन में क्या हुआ था कि जो स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से। अब इसमें क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स ने अपनी स्कूल से छोड़ दी थी, कॉलेजेस छोड़ दी थी, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था, लॉयर्स ने कोर्ट से रिजाइन दे दिया था कि वो प्रैक्टिस वगैरह उन्होंने सब कुछ छोड़ दी थी, और जो काउंसिल इलेक्शन थे वो भी बाइकआउट कर दिए थे, और जो फॉरेन क्लोथ थे, जो कि कपड़े थे, उनको भी जला दिया था। अब उसके बाद में पीपल बिगेंस टू वियरिंग इंडियन क्लोथ्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल माइल्स एंड हैंडलूम वेंड अप। अब उसके बाद में इसके लिए लिमिटेशंस भी थी कुछ, जिस वजह से क्या हुआ कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इतना नहीं चल पाया सिटीज़ में। अब उसके पीछे के सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि जैसे कि मान लो कि अब स्टूडेंट्स हैं, आप एक सिटी में रहते हो, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो और आप एक टीचर हो, तो आपके मेन सोर्स ऑफ स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना और टीचर का काम है कि क्या, पढ़ाना। तो पढ़ाने से इनकी सैलरी चलेगी, ये सैलरी बेसिस पर काम करते हैं। लेकिन अगर ये जॉब छोड़ देते हैं तो क्या होगा, जैसे कि गांव में तो क्या होता है कि विलेजेस में क्या होगा कि वो तो खेती करके अपना खाने का वगैरह का सब कर लेंगे, लेकिन जो टीचर सिटीज़ में रहते हैं वो क्या करेंगे, उनके पास तो और कोई सोर्स भी नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये स्लो डाउन हो गया, क्योंकि एक तो इंडियन के जो इंडियन अल्टरनेटिव नहीं थे इंडियन इंस्टीट्यूट के, जैसे कि स्कूल्स भी नहीं थी, कॉलेज भी नहीं थी। अगर ये होता तो हमारे पास में हमारे खुद के स्कूल्स होते, हमारे खुद के कॉलेज होते, तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमें ये बंद करना पड़ता या फिर ये स्लो होता। अब इसमें खादी जो क्लोथ्स थे वो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो एक्सपेंसिव थे। अब एक्सपेंसिव इसलिए थे क्योंकि वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते थे। अगर बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर होते हम तो ये बहुत ही सस्ते होते, लेकिन उस टाइम पर क्या था कि छोटे छोटे स्केल पर काम करा जाता था। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ छोटे स्केल पर होती है तो उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन अगर वो बड़े स्केल पर किया जाए तो उसकी प्राइस ड्रॉप होती है, जिस वजह से क्या होता था कि जो गरीब लोग थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि फिर से उनको फॉरेन क्लॉथ्स ही खरीदना पड़ा, और स्टूडेंट और टीचर्स थे वो फिर से अपनी जॉब्स की तरफ जाने लगे कि जॉब्स ही चाहिए, और लॉयर्स ने जो है कोर्ट को ज्वाइन कर लिया क्योंकि अब उनके पास में और कोई चारा नहीं बचा था। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिबेलियन और इन कंट्री साइड। तो मतलब कि गांव के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से हमें हेल्प करी जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसमें। अब ये यहाँ पर आते हैं, वो आते हैं अवध में बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र क्या करते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट जो हाई रेंट लेते थे वो प्लीजेंट से, उनके अगेंस्ट ये एक तरीके से उनके लीडर थे कि उन जो भी इनजस्टिस होता था वहां पर उनके लिए काम करते थे। और यहाँ पर इन्होंने प्लीजेंट मूवमेंट को डिमांडेड रिडक्शन ऑफ एन द रेवेन्यू, और इन्होंने प्लीजेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें क्या हुआ था कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू हुआ था, एबोलिशन ऑफ बिगिन, और यहाँ पर सोशल बाइकआउट हुआ था ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, ये हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है उधो किसान सभा। इसी के साथ में उधो किसान सभा हुई थी जो कि सेटअप करी गई थी जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। देन फिर इसके बाद में आता है पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स। तो अब देखिए पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स में क्या हुआ था कि गोदमान हिल्स जो थी आंध्र प्रदेश की, वहां पर मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट जो हुआ था स्टार्ट होने लग गया था 1920 में वायलेंस की तरफ। अब देखिए जो इसमें सबसे बड़े जो लीजेंड हैं वो है यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है RRR, इन्हीं में ही इनका एक रोल है।
अब देखिए जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ये एक बहुत ही बड़े लीजेंड थे। अब लीजेंड किस तरीके से होते हैं, लीजेंड वो होते हैं जो कि एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन होते हैं, लीजेंडरी मैन होते हैं। ये इस तरीके से थे कि इनके पास में स्पेशल पावर थी, ऐसा क्लेम करा जाता था कि इनके पास में सुपर पावर थी और ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते थे और उसके साथ में कि कोई भी इंसान को सही कर सकते थे और एकदम से फिल्मी हीरो थे और इनको अगर कोई बुलेट भी लग जाती थी तो ये उसको भी सर्वाइव कर लेते थे। और रिबल्स का कहना ये था कि ये एक भगवान का अवतार थे, जो कि हो सकता है होंगे ये मतलब कि इनकारनेशन का मतलब है कि भगवान का अवतार थे ये, ठीक है, अवतार होता है इनकारनेशन का मतलब। देन फिर इसके बाद में इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट करा। लेकिन जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ये क्या थे, ये एक तरीके से थोड़े वायलेंस की तरफ थे, लेकिन हमारे जो गांधी जी थे ये नॉन वायलेंस की तरफ से थे, जिस वजह से ये वायलेंस की तरफ थे इसलिए इनको जेल भी हुई थी, वो अभी हम पढ़ेंगे इसमें कि इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट परस्यूड पीपल टू वियर खादी। इन्होंने लोगों को कहा कि खादी पहनो, ये हमारे देश का बना हुआ है, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर गिव अप ड्रिंकिंग मत क्या करो, कोई भी करता है तो वो मत करो। फिर इसके बाद में बिलीव टू यूज ऑफ एंड दी वायलेंस, और ये वायलेंस के लिए यूज में सही मानते थे कि वायलेंस का यूज करना सही है। देन फिर इसके बाद में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद क्यों करना पड़ा, देखो चोरा चोरी के अंदर क्या हुआ था, चोरा चोरी यूपी में गोरखपुर में क्या हुआ था कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन द बाजार टर्न इनटू अ वायलेंस क्लेसेस बिटवीन द पुलिस एंड बर्न द पुलिस स्टेशंस। तो अब देखिए चोरा चोरी में 1922 में एक अच्छे से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो रहा था, लेकिन वो वायलेंट हो गया। पुलिस वालों के साथ में उन्होंने क्या करा कि उनके थाने जला दिए थे। अब उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर एक तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन ये वायलेंस की तरफ जाने लगे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं इसको अभी यहाँ पे बंद कर दो। फिर इसके बाद में हम चलने लगे सिविल डिसओबीडियंस की तरफ। अभी जो सिविल डिसओबीडियंस है, आफ्टर कॉलिंग ऑफ इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लीडर विद द कांग्रेस वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू प्रोविलेंस काउंसिल, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इनका मानना ये था कि हमारे जो लीडर्स थे उनका मानना ये था कि हम पार्टी के अंदर रहकर भी, ब्रिटिशर्स की पार्टी में रहकर के भी हम उनका उल्लंघन कर सकते हैं, फिर हम उनका विद्रोह कर सकते हैं। तो इनको जो भी उनका विद्रोह करना चाहते थे तो उन्होंने मिलकर के बनाई स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी के बाद में यहाँ पर कुछ शेप्स आए हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में। सबसे पहला था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिससे कि एग्रीकल्चरल क्राइसिस आए। फिर इसके बाद में आता है साइमन कमीशन, जो कि 1928 में आया। अब देखिए साइमन कमीशन का एक सिंपल सा आपको तो बस ये याद रखना है कि ये जो साइमन कमीशन थे, इन्होंने कहा कि क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा, लेकिन इनका बाइकआउट कर दिया गया। तो इनके बाइकआउट के अंदर एक नारा लगाया गया, वो लगाया गया गो साइमन गो, ठीक है। ये नारा लगाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि साइमन को हमें नहीं चाहिए, हम साइमन को भगाएंगे, तो गो साइमन गो। देन फिर इसके बाद में लीडर सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस, बिकम ए वेरी assertive and oppose the constitution system within the form of the work of the British and dominance increases their influence। फिर इसके बाद में इन्होंने दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर सेशन रखा, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने रेजोल्यूशन रखा था कि डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वी वांट जस्ट, मतलब कि हमें पूरा का पूरी आज़ादी चाहिए। देन फिर इसके बाद में आता है कि इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द 26th of January वुड बी सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे, बट इट वॉज नॉट अचीव्ड। तो अब ये अचीव नहीं हो पाया था। अब इसके बाद में गांधी जी ने बोला कि अब मेरे पास में एक नया आइडिया है कि चलो मान लो कि सिविल डिसोबीडियंस नहीं हुआ, तो मेरे पास में इसके लिए एक और आइडिया। अब इनका जो आइडिया था वो ये था कि सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च। अब देखिए सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था, सॉल्ट मार्च के पीछे का रीज़न ये था कि जो सॉल्ट था वो कंज्यूम, आप अगर बहुत ही ज़्यादा करोड़पति या फिर मिलीनियर बिलीनियर ट्रिलियनियर भी हो तो भी आप नमक अपने खाने में डाल करके खाओगे। और एक पुअर पीपल है जिसके पास में बिल्कुल भी खाने के भी पैसे नहीं है, वो भी अपने खाने में नमक डाल के खाएगा। तो मतलब ये हर कोई कंज्यूम कर रहा है, तो इसके ऊपर टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर से टैक्स हटा दो। ये एसेंशियल फूड आइटम है तो इस पर से टैक्स हटा दो, वो नहीं माने, तो इसको स्टार्ट करा गया यहाँ पर। तो जो इसकी स्टार्टिंग थी वो थी 12 मार्च और जो इसकी एंडिंग थी वो थी 6 अप्रैल 1930। अब इसमें ये हुआ कैसे था, इसके पीछे होने का रीजन था कि जो गांधी जी थे उन्होंने लेटर लिखा था। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, इसके लिए क्या करा था कि गांधी जी ने एक लेटर लिखा था। लेटर में उन्होंने कहा था कि 11 डिमांड है और ये 11 डिमांड 11 मार्च तक पूरी कर दो। और इन्होंने इसमें ये रखी थी कि जो सॉल्ट के ऊपर से टैक्स हटा दो, और इन्होंने ऐसा किया नहीं था।
ब्रिटिशर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने स्टार्ट करा दांडी मार्च को। ये इसमें 78 वॉलेंटियर्स थे, 240 माइल्स की थी ये, और ये 24 डेज की थी। इसमें इन्होंने सॉल्ट लॉ जो था उसको वॉयलेट किया। कि सॉल्ट लॉ ये कहता था, ब्रिटिशर्स का सॉल्ट लॉ था कि हमारे अलावा सॉल्ट कोई भी नहीं बनाएगा, और गांधी जी ने इसको तोड़ा, खुद ने नमक बनाया और इस ही नियम को तोड़ दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर डिसओबीडियंस किया गया था। और ये जो दांडी मार्च थी ये स्टार्ट हुई थी साबरमती से दांडी तक, और इसमें आपका पूरा हो गया है। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और जो पेंट करी गई थी, पेंट और क्रिएटेड अलग अलग है, पेंट करी गई चैप्टर आता है वो आता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन सिंपल सी होती है कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू ए यूजफुल गुड। अगर एक भी कोई भी जो रॉ मटेरियल है उसको गुड्स में कन्वर्जन होता है तो वो यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अब आती है यहाँ पर सबसे फर्स्ट और सबसे इसकी ही डेफिनेशन जो कि होती है मैन्युफैक्चरिंग की, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल गुड। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो शुगर केन होता है, अब शुगर केन क्या है यहाँ पर, वो है एक रॉ मटेरियल। अब शुगर केन से जो कन्वर्जन होगा शुगर में, तो ये क्या हो गया, ये पूरी प्रोसेस जो हुई शुगर केन से शुगर में कन्वर्जन, ये होती है पूरी मैन्युफैक्चरिंग। देन फिर इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या होती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, होती है कि इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कराने में हेल्प करता है। रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनकी मतलब कम करता है, कि डिपेंडेंस उसके ऊपर कम करता है, क्योंकि ये इस सेक्टर के अंदर जॉब्स प्रोवाइड करवाता है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर जॉब प्रोवाइड करवाता है। तो जो लोग हैं वो खेती पर कम निर्भर होते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ एंड द मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपेंड द ट्रेड एंड द कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीड्स फॉर एंड द फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर जब हम अच्छे से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर के देश में बेचेंगे। जब बाहर भेजेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा ट्रेड होगा, मतलब कि हमारा व्यापार होगा। जब व्यापार होगा तो उससे हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज होगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज एन द एक्रेडिशन ऑफ एन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अ कंट्री। अगर कोई भी कंट्री होती है जिसके अंदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो उस देश के अंदर ना तो यहाँ पर आएगा कि बेरोजगारी होती है, ना ही वहाँ पर गरीबी होती है। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज इंक्रीज करती हैं तो वो क्या करती है, अपने साथ में एम्प्लॉयमेंट लाती हैं, उनके साथ में जॉब्स आती हैं। सभी सेक्टर में आती हैं, प्राइमरी में भी आती है, सेकेंडरी में भी आती है, टर्शियरी में भी आती है। तीनों सेक्टर्स में जॉब आती है उस कंट्री में, और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है। और इससे क्या दो काम कंप्लीट होते हैं, वो होता है एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का, और एक उसके साथ में पॉवर्टी के काम खत्म होते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर कंट्रीज। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ एन दी हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। और जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी है वो लाई करती है इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देन फिर इसके बाद में आता है कि क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का एक नेशन की इकोनॉमी में। तो अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप ये पॉइंट एज इट इज भी लिख के आएंगे तो भी आपको इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले। जैसे कि अभी ए पॉइंट है, अब इसके अंदर बोला गया कि द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एंड 17% ऑफ जीडीपी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी इज वेरी लो इन इंडिया एज कंपेयर टू ईस्ट एशियन कंट्री। तो अब आपको इसमें जो इस पॉइंट के अंदर आपको इतनी सी बात याद रखनी है, आपको रटना नहीं है। आप अगर नोट्स बनाओ तो इसमें लिखना है कि जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन रहता है, जिसमें कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। बस ये पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है और उसमें इंडिया का सबसे कम है। इतनी सी लाइन के अंदर ये पॉइंट होना चाहिए और इसको अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि द नेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, जो कि एनएमसीसी होता है, हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू टेक द एप्रोप्रिएट पॉलिसी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देन फिर इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं वो आता है यहाँ पर जो फैक्टर्स है जिनके ऊपर इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड करती है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके चारों के चारों फैक्टर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जितनी भी, जैसे कि अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें, स्टील इंडस्ट्री की बात करें, सभी के अंदर बेस्ट अगर आपको नहीं आ रहा ना तो आप इन चारों पॉइंटों को लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल हर कोई चाहता है कि चीप और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो, चाहे से फिर वो
स्टील इंडस्ट्रीज हो, जूट इंडस्ट्री हो, कॉटन इंडस्ट्री हो, सभी चाहते हैं। तो ये पॉइंट सभी के लिए अप्लीकेबल है। और लेबर का कॉस्ट भी सबसे सस्ता होना चाहिए ताकि वहां पर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आए, तो ये भी सभी चाहते हैं। तो ये भी हम सभी में लगा देंगे कि कौन से फैक्टर है जिनके साथ में होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगर पावर की बात करें, पावर कंटिन्यूस होनी चाहिए और चीप अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कैपिटल वाला तो आप हर एक इंडस्ट्री के अंदर लगा सकते हो कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि नेसेसरी फॉर द इंटायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए हर एक के लिए रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं इंडस्ट्रीज़ को सेटअप होने के लिए कि कई जगह पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पर सेटअप नहीं हो पाती, लेकिन कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो कि उनको सपोर्ट करती हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि एल्गोमरेशन इकोनॉमिक्स। अब एल्गोमरेशन इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इट इज़ अ बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इन अ सिटी फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन रहता है सभी इंडस्ट्रीज के बीच में, इसको ही यहाँ पर एल्गोमरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इसके अंदर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करा गया कि बेसिस के ऊपर है। सबसे पहला जो बेस है वो है यहाँ पर रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल किस तरीके से अवेलेबल होगा। सबसे पहले आता है वो आता है आर्गो बेस्ड। आर्गो बेस्ड का मतलब ये हो गया कि इसके नाम से क्लियर है कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होगा। एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है तो इसमें क्या होंगे कि एग्रीकल्चर मतलब कि खेती से ही हम इसमें सामान लेंगे, जो कि आ जाएगा इसमें कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क इंडस्ट्री होगी, रबर इंडस्ट्री होगी, ये सब क्या आएंगे, ये आएंगे आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर इसके बाद में अगर बात करें मिनरल बेस्ड की, तो मिनरल बेस्ड के अंदर आएगा आयरन, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज आएंगी। फिर इसके बाद में मेन रोल की अगर बात करें तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके अंदर क्या आता है, कॉपर हो गया, कॉपर स्मेल्टिंग हो गया, आयरन स्मेल्टिंग हो गया, और फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया। ये सब किस में आएंगी बेसिक और की इंडस्ट्रीज में। फिर इसके बाद में थी कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, कंज्यूमर इंडस्ट्री वो होती हैं जो कि कंज्यूमर के लिए काम करती हैं, कि आप लोग कंज्यूमर हो, अब आप लोगों को चीनी चाहिए तो चीनी तो आप खुद तो बनाओगे नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी एक इंडस्ट्री होगी जो कि आप लोगों के लिए चीनी बना रही है। तो वो जो इंडस्ट्री है वो क्या होगी, वो होगी कंज्यूमर बेस्ड, की कोई फिर पेपर बनाने लगे, कोई फैंस बनाने लगा, कल को आपने कहा कि मेरे को तो पेन चाहिए तो फिर पेन की भी एक इंडस्ट्री लगा दी। तो इस तरीके से कंज्यूमर बेसिस के ऊपर होती है। फिर इसके बाद में अगर ओनरशिप पर बात करें तो ओनरशिप में 4 तरीके की इंडस्ट्री होती है। सबसे पहली होती है पब्लिक सेक्टर होता है, इसमें सेक्टर होता है, ये याद रखना, इंडस्ट्री नहीं होती, पब्लिक सेक्टर होता है, जिसमें कि वेल हो गया, सेल हो गया, ये जो है ये पब्लिक सेक्टर है। फिर इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर हो गया, जॉइंट सेक्टर हो गया, कॉर्पोरेटिव सेक्टर हो गया। 4 सेक्टर होते हैं जो कि बेसिस के ऊपर रहते हैं ओनरशिप के ऊपर। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 2 तरीके के होंगे, एक तो होगा स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो कि स्मॉल स्केल पर करा जाएगा, और एक होगा लार्ज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद में बल्क एंड वेट के ऊपर, ये वाला आपको थोड़ा, ये वाला जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा कि हैवी और जो लाइट इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि जिसके अंदर एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करनी है, उसी के साथ में कि उसका वेट कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्टील इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो स्टील का वेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा टन्स में होगा। तो ये किस में आती है, वो आती है हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर, जिनके अंदर की कैपिटल भी हाई लगती है और उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कॉस्ट लगती है वो भी हैवी लगती है, और उनका जो वेट होता है वो भी हैवी होता है और वो बल्कि होती हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये आती हैं हैवी इंडस्ट्री में। अब उसके बाद में बात करते हैं हर एक इंडस्ट्री की। जो सबसे पहली इंडस्ट्री आती है वो आती है आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसके अंदर की रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हम एग्रीकल्चर से लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, शुगर हो गया। अब इसमें आती है सबसे फर्स्ट आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉथ एंड क्लोथिंग का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लॉथ मार्केट है पूरा, जिसकी डिजाइनिंग, प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक वो सब आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और इसमें जो सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री आती है वो आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखो आपको इसमें याद क्या करना है। अब जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें आपको एक तो सबसे पहले याद करना है कि जो फर्स्ट मिल थी वो कब स्टैब्लिश हुई थी और कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी। तो जो फर्स्ट मिल स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 1854 में मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी। फिर इसके बाद जो कॉटन प्रोड्यूस्ड कौन से मेथड से होते हैं, 3 मेथड से होते हैं। एक होता है हैंडलूम से, एक होता है पावरलूम से, और एक होता है मिल से। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं। अब आप इसको पॉइंट्स में या तो पॉइंट्स में लिख देना, अदरवाइज अगर पैराग्राफ में लिखना चाहते हो तो आपको ये लिखना है कि द फर्स्ट टाइम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज स्टेबलाइज
स्टेबलाइज्ड इन 1854 इन मुंबई। ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट पे लिख देना कि मेनली द कॉटन इज प्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स, जिसमें कि फर्स्ट मेथड है वो है हैंडलूम, फिर सेकंड मेथड है वो है पावरलूम, फिर थर्ड मेथड है वो है यहाँ पर माइल से प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इसके बाद में इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर फार्मर्स एंड द कॉटन बॉल पल्कर्स। फिर इसके बाद में वर्कर्स भी एम्प्लॉय होते हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस होती है, स्पिनिंग के लिए अलग हो गया, वीविंग के लिए हो गया, डाइंग के लिए हो गया, डिजाइनिंग के लिए हो गया, पैकिंग के लिए हो गया, टेलरिंग के लिए हो गया, स्वीविंग के लिए हो गया। तो इसी एक इंडस्ट्री से इतने तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और यहाँ पर वी आर हैविंग द लार्ज शेयर्स इन वर्ल्ड ट्रेड कॉटन यार्न। तो कॉटन यार्न का जो हमारा शेयर्स है वो है 1/4 इंडिया की बात करी जा रही है। यहाँ पर जो इंडिया का शेयर है बाहर की जितना हम प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं 1/4 पूरे विश्व से, ठीक है। अब उसके बाद में स्पिनिंग जो है वो महाराष्ट्र में ही क्यों है? महाराष्ट्र में ही कंसंट्रेटेड है। और फिर इसके बाद में जो वीविंग है वो हैंडलूम और पावरलूम होता है वीविंग में, मतलब यहाँ पर ही होती है वीविंग। फिर इसके बाद में इंडिया एक्सपोर्ट यार्न्स टू जापान को एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट ऑफ एंड दी कॉटन क्लोथ जो गुड्स हैं, कॉटन गुड्स यहाँ पर ये यार्न है। और कॉटन गुड्स होता है वो होता है यूएस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज होगी। वहाँ पर क्या होता है कि इंडिया इंपोर्ट करवाता है। फिर इसके बाद में हम चलते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक वो है कि एक तो इसमें लो आउटपुट ऑफ लेबर है, ये सभी में कॉमन रहेगा। ये क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो है ये सभी में कॉमन रहने वाला है, आपको इसमें कॉमन रहेगा। फिर इसके बाद आता है कि मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड। इसके लिए मशीनरी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है कि मशीनरी अपग्रेड होनी चाहिए। फिर इसके बाद में पावर सप्लाई इज इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है कि रेगुलर नहीं होती, कि इसमें पावर सप्लाई रेगुलर नहीं रहती, जिस वजह से एक इसके लिए ड्रॉबैक है। इससे इसकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। और इसका स्टिफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के साथ में, सीधा कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है। और जिस वजह से ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। फिर इसके बाद में आती है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इसमें भी वही बात है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि इंडिया क्या करता है। इंडिया इज इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट प्लस जूट गुड्स के साथ में, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इंडिया के बारे में क्या है, कि इंडिया उसके अंदर फर्स्ट है, सेकंड है, क्या प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है। अब उसके बाद में फर्स्ट मिल कहाँ पर सेटअप हुई थी? वो हुई थी कोलकाता में, रिशारा में, जो कि हुई थी 1859 के अंदर हुई थी फर्स्ट टाइम पर स्टेब्लिश। और फिर इसके बाद में जो एक पॉपुलर क्वेश्चन है इसका, वो जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द मिल्स, जो कि यहाँ पर जूट मिल्स की बात करी जा रही है, कि मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन वही है कि एक तो इसमें चीप लेबर अवेलेबल है, फिर दूसरा कि यहाँ पर अर्बन सेंटर के पास में, जब कभी भी अर्बन सेंटर के पास में होगा तो क्या होगा, वहाँ से बैंकिंग भी आसानी से प्रोवाइड होगी, इंश्योरेंस होगी, पोर्ट फैसिलिटीज़ होगी, तो अर्बन के पास में है, ये हो गया सेकंड इसका फायदा। फिर थर्ड फायदा क्या है कि गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज है, दैट मेक्स द ट्रांसपोर्ट ईजी एंड चीप। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से जो सारी मिल्स हैं वो हुगली रिवर के पास में सिचुएटेड हैं। फिर इसके साथ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? इसके साथ में फर्स्ट चैलेंज तो यही आता है कि इसका स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटेंस, मतलब कि सब्सटीट्यूएंट्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा इसका स्टिफ कंपटीशन है। फिर इसका इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ही बड़ा है, जिसके अंदर कि ब्राज़ील आता है, इजिप्ट आता है, ये सब के साथ में इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत है, इसलिए जो जूट इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी कम ग्रो कर पाती। अभी आता है शुगर इंडस्ट्री। अब देखिए शुगर इंडस्ट्री में क्या है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है बल्कि है और हैवलेज है इन इट्स शोर कंटेंट रिड्यूसेस। अगर हम इसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर करते हैं, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर लिया, तो इसमें क्या होगा कि जो सुक्रोज कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और फिर इसके बाद में इसकी जो लोकेशन है वो है कि यहाँ पर 60% ऑफ जो माइल्स हैं वो बिहार और यूपी में सिचुएटेड हैं। अब ये यहाँ पर जो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि जो शुगर मिल्स थी वो शिफ्ट हो गई थी साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से वेस्टर्न की तरफ, सॉरी साउथर्न स्टेट से नॉर्थर्न स्टेट की तरफ। अब ऐसा क्यों हुआ था? इसके होने के पीछे की सबसे पहली वजह थी कि वहाँ पर हाई सुक्रोज कंटेंट था। दूसरी रीज़न ये था कि वहाँ पर कॉरपोरेटिव बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जो शुगर इंडस्ट्री है ये लाई करती है कॉरपोरेटिव सेक्टर में, तो वहाँ पर ये कॉरपोरेटिव की वजह से सक्सेसफुल हुआ। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि कूलर इन्वायरमेंट होता है, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है कि इंश्योर द लॉन्गर क्रशिंग सेशन। अगर जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना ज़्यादा इनको टाइम मिलेगा कि आराम से इसके अंदर प्रोसेस की जा सकते हैं, थोड़े टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। और इसके लिए चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस सबसे पहला
चैलेंज तो ये है कि इसमें सीजनल होता है। गन्ना जो होता है मतलब शुगर केन जो होता है वो होता है सीजनल, की गर्मियों में चलेगा, फिर उसके बाद में सर्दियों में इसका प्रोडक्शन एकदम से जीरो हो जाता है। फिर इसके बाद में मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बायोफ्यूल इससे हो जाता है। फिर इसके बाद में ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ एन द प्रोडक्शन, वही पुराने वाला मेथड है। और फिर इसके बाद में ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द केन्स टू, मतलब कि एक तरीके से अगर डिले होता है ट्रांसपोर्ट तो वहां से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले होते हैं। देन फिर इसके बाद में आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करें तो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री ये हैवी इंडस्ट्री में आती है। अब हैवी इंडस्ट्री में इसलिए आती है क्योंकि इसका जो फिनिश्ड गुड है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और बल्कि होता है, जिससे कि जो इसका हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, जिससे अब ये हैवी भी है बल्कि भी है और इसका हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो सभी के लिए हैवी लग रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री होती है ये होती है हैवी इंडस्ट्री। और उसी के साथ में इसके अंदर आयरन ओर का और जो कुकिंग कोल होता है और जो लाइमस्टोन होता है इनका जो रेशियो रहता है वो रहता है 4:2:1 रहता है। और उसके बाद में अगर बात करें छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पर ही मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्यों है इन सभी इंडस्ट्री की। तो देखो इसके पीछे का रीजन जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे 4 वही रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि चीप लेबर अवेलेबल है, तो वो एकदम से सही रीजन हो गया। फिर उसके बाद सेकंड है कि लो कॉस्ट ऑफ आयरन कोर है कि वहां पर आसानी से कोर अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट है कि हाई ग्रेड रॉ मटेरियल वहां पे अवेलेबल हो जाता है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया थर्ड क्रूड प्रोड्यूसर है, क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस, मतलब कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या होगा कि थर्ड प्रोड्यूसर है किसका, क्रूड स्टील का, स्टील का नहीं है क्रूड स्टील का, और स्पॉन्ज आयरन का क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट चैलेंज होता है वो होता है कि यहाँ पर लो लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर काम नहीं करती इसमें, और इसके अंदर लो इंफ्रास्ट्रक्चर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, और यहाँ पर हाई कॉस्ट ऑफ लिमिटेड अवेलेबल टू कुकिंग कोल। तो यहाँ पर हाई कॉस्ट में अवेलेबल रहता है कुकिंग कोल की, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। देन फिर इसके बाद आती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। और इसके यूजेस क्या होते हैं एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम के यूजेस होते हैं यूटेंसिल्स, मतलब कि जो बर्तन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। फिर उसके बाद में वायर्स में, फिर उसके बाद में एयरक्राफ्ट में ज़्यादातर काम में लिया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है जिस वजह से इसको सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि एक तो ये लाइट है और इसके ऊपर जंग नहीं लगता, तो ये स्टील का बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हो गया। फिर इसके बाद में गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिससे कि क्या होता है कि सारे के सारे यूटेंसिल्स बना लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होता जाता है, इसकी स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीज होती जाती है जब इसको किसी और एलिमेंट्स या फिर किसी और मेटल के साथ में मिक्स करते हैं। देन फिर इसके बाद में ये पॉपुलैरिटी गेन करता गया क्योंकि ये सब्सटीट्यूट था स्टील का, कॉपर का, जिंक का और लेड का, इन सभी का एक ये सब्सटीट्यूट था। फिर इसकी जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर डिसाइड होती है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई मस्ट बी रेगुलर। जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसके लिए अगर लोकेशन की बात करें तो वो है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो होनी चाहिए उसके लिए रेगुलर, और जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में बॉक्साइट, जो है वो इसका रॉ मटेरियल है और इज यूज्ड इन स्मेंटर्स, इज एन दी वेरी बल्की एंड डार्क रेडिश कलर का रॉक होती है ये मतलब कि बॉक्साइट क्या होती है, एक रॉ मटेरियल होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। और एल्यूमिनियम प्लांटिंग प्लांट्स आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरल एंड तमिलनाडु, इन जगह पर ये हैं इसके प्लांट्स लोकेटेड हैं। अब इसके बाद में आती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें है कि प्रोडक्शन ऑफ एनी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स और एमोनियम सल्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है इन सभी का। और उसके साथ में आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो आती है वो आती है सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल होते हैं वो जरूर से याद होने चाहिए कि इसमें जो रॉ मटेरियल होंगे वो होंगे बल्कि और हैवी, इसमें रॉ मटेरियल होते हैं। और इसमें लाइमस्टोन होता है इसका रॉ मटेरियल, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब होते हैं इसके रॉ मटेरियल। और इसका जो फर्स्ट प्लांट स्टैब्लिश करा गया था वो करा गया था 1904 में, वो चेन्नई में करा गया था। और सीमेंट इज मेनली यूज्ड इन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में काम में लिए जाते हैं, घर के, फैक्ट्रीज के, हर जगह पर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें सीमेंट काफ़ी ज़्यादा काम में ली जाती है। और इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, हैविंग द सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। तो यहाँ पर ये जो इसका सबसे बड़ा मार्केट है वो यहाँ पर किस में है, गुजरात में है, क्योंकि वहाँ से आसानी से गल्फ
गल्फ कंट्रीज से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकता है, जिससे कि ट्रेड इंक्रीज होगा। ये यहाँ पर जब कभी भी ट्रेड इंक्रीज होता है वहाँ पर ही इनकी इस्टेब्लिश करी जाती है इनके लोकेशन को, ताकि सबसे कम मिनिमल कॉस्ट आए और इनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। फिर इसके बाद में आता है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के पीछे के रीज़न क्या है? एयर पोल्यूशन जो होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड से और कार्बन मोनोऑक्साइड से, और इससे क्या होती है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके जो सोर्सेज है जिनकी वजह से ये होता है वो है एक तो केमिकल और पेपर इंडस्ट्रीज, और उसके बाद में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड स्मेल्टिंग जो प्रोसेस है, इनकी वजह से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉल्यूशन आता है वो आता है वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन जो है वो होता है इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल सब्सटेंस की वजह से। अब इसके पीछे के कॉजेज होते हैं कि एफ्लुएंट डिस्चार्ज। एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है इसमें जिसमें कि सोर्सेज हैं वो हैं इसके कि पेपर हो गया, पल्प हो गया, केमिकल जो टेक्सटाइल हो गया, इन सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनसे जो वेस्ट होता है वो सीधा पानी में जाकर के मिलता है, जिस वजह से पानी गंदा हो जाता है और जिससे कि एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद में आता है थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन क्या है? देखो इसको ध्यान से सुनो। थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है कि जब कभी भी बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर वाटर को क्या किया जाता है? एक्सट्रीमली हीट किया जाता है। जब वाटर को एक्सट्रीमली हीट करते हैं तो उसको ठंडा किए बिना ही सीधा पानी में डाल देते हैं। जब उसको ठंडा किए बिना ही सीधा पानी में डाल देते हैं तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होती है। और यहाँ पर अब इसमें क्लियरली मेंशन करा गया कि व्हेन वाटर फ्रॉम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड द फैक्ट्रीज ड्रेन इनटू अ रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। तो ये है इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न। और इसके पीछे के जो सोर्सेज हैं वो हैं एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और फिर उसके बाद में वेपन प्लांट है जो कि इसके पीछे के सोर्सेज हैं। और इससे इफेक्ट क्या होता है? इससे कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है और मिसकैरेज हो जाते हैं। ये होते हैं इसके डिफेक्ट। फिर इसके बाद में नॉइस पॉल्यूशन की अगर बात करें तो नॉइस पॉल्यूशन में होते हैं सोर्सेज। नॉइस पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हो गए, जनरेटर हो गया और ड्रिल मशीन्स हो गई। ये सब है नॉइस पॉल्यूशन जिनसे कि नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फिर इसके बाद में आते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या है। नॉइस पॉल्यूशन के जो कॉजेज हैं वो है एक तो हियरिंग के हो गया, इसके मतलब कि हियरिंग की प्रॉब्लम होती है। फिर इसके बाद में इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाती है। कई कई लोगों को इतनी तेज आवाज़ होती है तो कई कईयों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है। इसको कंट्रोल करने के लिए 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि रिवाइजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। फिर जो सेकंड पॉइंट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर तो थर्ड पॉइंट है कि ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीज, कि उसको ट्रीटमेंट किया जाए पूरे का, कि जैसे कि आप अगर वाटर रिलीज कर रहे हो तो उसकी पहले पूरी जांच करो, उसको सही ढंग से कि आप सही कीजिए ताकि अगर आगे कभी भी डिस्चार्ज हो तो उससे कोई भी एक्वेटिक लाइफ या फिर कोई भी ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो हमारा आता है नया चैप्टर आता है वो आता है कि लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब इसमें क्या होगा? लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसमें होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द लाइफ लाइन होते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ही एक देश की लाइफ लाइन होते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है रोडवेज। अब देखो रोडवेज में क्या होता है कि रोडवेज जो ओवरऑल इंडिया के अंदर जो रोड है जिनका किलोमीटर है वो है 554.8 लाख, मतलब कि 5.4 मिलियन किलोमीटर्स की रोड है। अब इसके एडवांटेज क्या है? रोड की अगर बात की एडवांटेज की अगर बात करें तो वो होता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है रेलवेज के कंपैरिजन में। ये तो है नहीं कि आप लोगों को एक छोटा सा डिस्टेंस जाना है कि आपको घर से लेकर के दुकान तक जाना है। अब ये तो होगा नहीं कि या तो आप अपनी रेलवे से चल जाएंगे कि आप लोगों के घर के आगे लगा दिए कि हाँ भैया इनको किराने की दुकान पर जाना है तो इनके घर के आगे एक रेलवे की लाइन बिछा दो कि ये ट्रेन से आएंगे जाएंगे, या फिर इनके हेलीकॉप्टर लगा दो कि ये हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, आइडियल ट्रेवल होता है और डोर टू डोर सर्विस होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रोवाइड्स एंड लिंक टू अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अगर ट्रेन में जाना है तो अब ये नहीं होगा कि आपको सीधा ही ट्रेन में बैठ जाओगे जाकर के। अगर एरोप्लेन में जाना है तो ये नहीं कि छत पर गए और फिर ऊपर हाथ कर लिए और सीधा हम एरोप्लेन में चले जाएंगे। नहीं, हमें वहाँ तक जाने के लिए क्या काम में लेना होगा? वो लेना होगा रोड को काम में लेना होगा। इसलिए यहाँ पे हमें रोडवेज को काम में लेना होता है। और ये यहाँ पर क्या करती है कि लिंक करती है मार्केट को, इंडस्ट्रीज को, सभी को, कंज्यूमर्स को एक तरीके से जो मार्केट करती हैं, मतलब कि सभी को जोड़ने का काम करती हैं, वो करती हैं रोड्स। और ये चीप होती हैं, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होती हैं। फिर इसके बाद में जो आता है कि इनकी डिसएडवांटेज क्या है भैया? इसके डिसएडवांटेज है कि वो है अनमेंटल्ड रोड होती हैं और डिसरेस्पेक्ट होता है ट्रैफिक रूल्स का, कि अगर कहा जाए कि आपको रेड लाइट के ऊपर रुकना है तो कई के लोग क्या करते हैं कि उसमें रेड लाइट की जगह पर रुकेंगे नहीं। जब रेड लाइट होगी जानबूझ के जाएंगे, उनको जल्दी नहीं है फिर भी जानबूझ के जाएंगे। तो ये डिसरेस्पेक्ट होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो
रोड होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक ट्रैफिक होता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि अगर आपको सुबह 10 बजे जाना है, 10 बजे पहुंचना है और अगर आप 7 बजे निकले और बीच में ट्रैफिक मिल गया तो आप 2 से 3 घंटे लेट हो सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फिर इसके बाद में इससे एयर पॉल्यूशन होता है और जो एक्सीडेंट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं ट्रैफिक की वजह से, और जो रश ड्राइविंग होती है उसकी वजह से इंक्रीज होते हैं एक्सीडेंट। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल याद होना चाहिए कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होते हैं कि 4 स्टेट्स हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। इसमें 6 लेन सुपर हाईवे है जिसकी की लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर। फिर इसके बाद में आता है कि नॉर्थ साउथर्न कॉरिडोर जो है, अब अगर बात करें तो नॉर्थ साउथर्न कॉरिडोर है, इसमें श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक जो है रोड, उसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो ये यहाँ पर सिलचर जो कि आसाम से लेकर के पोरबंदर गुजरात तक है। और अगर बात करें नेशनल हाईवेज की तो नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो पार्ट ऑफ कंट्रीज की जगह, जैसे कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करने का काम करते हैं, और ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं। और ये मेंटेन कौन करता है, इनको करता है CPWD। CPWD की फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट। तो ये है इसकी फुल फॉर्म जो कि इनको मैनेज करती है, इनको ही बनाती है, इनके मेंटेनेंस वगैरह का काम CPWD का होता है। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि शेरशाह सूरी जो मार्ग था उसको NH1 कहा जाता है, जो कि दिल्ली से अमृतसर का था। फिर इसके बाद में स्टेट हाईवेज की बात करें तो स्टेट हाईवेज जो होते हैं वो स्टेट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम करते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है PWD की हेल्प से, मतलब कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की हेल्प से। फिर इसके बाद में जो आता है डिस्ट्रिक्ट जो हाई कोर्ट होते हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जो हाईवे होते हैं वो जो मेंशन होते हैं वो किससे होते हैं, जिनको कि मेंशन करा जाता है वो करा जाता है जिला परिषद से। और जो गांव वाले होंगे, मतलब कि जो लोकल हाईवेज होंगे वो कौन मेंटेन करता है, वो करेगी यहाँ पर जो कि गांव की क्या होती है, पंचायत इनको मेंटेन करती है। फिर इसके बाद में आता है जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है यहाँ पर रोड डेंसिटी। अब रोड डेंसिटी क्या होता है, रोड डेंसिटी वो होता है कि कितनी लेंथ है रोड की पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में, कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो एरिया है इसमें कितनी रोड होंगी। तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रोड हैं वो है केरल में, केरल के अंदर है 517.77 किलोमीटर रोड हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर बात करें सबसे कम की तो वो है जम्मू कश्मीर में, जो कि बस 12 किलोमीटर है 100 किलोमीटर में। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारे यहाँ पर रेलवेज। अब देखो रेलवेज के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहला जो रेलवे था वो कहाँ बना था और कहाँ से कहाँ तक था। जो फर्स्ट रेलवे था वो था यहाँ पर 1853 में फॉर्म हुआ था, मुंबई से लेकर के थाने तक। और इसके अंदर क्या हुआ था कि जो मुंबई से थाने तक था और इसकी जो टोटल डिस्टेंस रेलवेज की वो है 66,030 किलोमीटर। और अगर वहीं पर ही बात करें रोडवेज की तो उनकी है 5.4 मिलियन, मतलब देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इनकी लेंथ है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है कि बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री इज वेल एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इससे जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर को एक बूम मिलता है रेलवे की वजह से। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो रिवर है वो ऑब्स्टेकल की तरह काम करती है। अगर मान लो कि रेलवे बिछानी है तो सबसे बड़ा सिरदर्द जो होता है वो होता है ब्रिज बनाने का। सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी इसी में लगता है और सबसे ज़्यादा डर भी इसी बात का ही होता है कि कहीं ब्रिज बह ना जाए। फिर इसके बाद में हिमालयन जो माउंटेन्स होते हैं उन रीजन के ऊपर जो अनफेवरेबल कंस्ट्रक्शन होता है, टेरेन्स होते हैं, वहाँ पर इनकी जो मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कि पहाड़ है वहाँ पर रेलवे नहीं बिछाई जा सकती, वहाँ पर रोड को ही काम में लिया जाएगा। और एक ऐसी जगह जहाँ पर कि पॉपुलेशन कम है वहाँ पे नहीं लगा सकते। कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन मात्र अगर 500 से 700 लोग हैं तो वहाँ पर रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाएगी, तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। फिर इसके बाद यहाँ पर सैंडी प्लेन जो रेलवे लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। राजस्थान के अंदर पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ पर राजस्थान के अंदर क्या है, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान के अंदर अगर रेलवे लाइन को बिछाना है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर इसके बाद में मैनी पैसेंजर ट्रेवल्स विदाउट टिकट, जिस वजह से रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और जो पीपल अननेसेसरीली चैन को खींच देते हैं, मतलब कि कोई काम नहीं ऐसे हमने तो बाहर देखने के लिए चैन को खींच दिया, तो ऐसे वजह से जिस वजह से रेलवे को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। और ये एक्सपेंसिव होती है जिससे कि हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है रोडवेज के कंपैरिजन में। एक अगर बात करें कि 1 किलोमीटर जो रेलवे लाइन को बिछाने में जो कॉस्ट आता है वो करीब करीब 20 CR आता है, मतलब कि 20 करोड़ रुपीज़ आता है 1 किलोमीटर तक रेलवे लाइन को बिछाने में।
अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन की बात करें तो जो ट्रांसपोर्टिंग होती है क्रूड ऑयल की या फिर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल गैस होती है, एक मतलब कि एक तरीके से ट्रांसपोर्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पाइप होती हैं, जो रोड होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, उनके पास में कैसे लंबी लंबी सी पाइपें होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि ऑयल और पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्ट होता है, और इससे कि सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है कि बस आपको उसको सैलरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। और इसके अंदर जो इनिशियल कॉस्ट तो हाई रहती है, पर उसके बाद में इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मिनिमल होता है कि आपने एक बार पाइप बिछा दी, अब पाइप बिछा दी तो अब उसके बाद में अब आप चाहे से इसमें कितना भी भेजो, कुछ भी भेजो, इसके अंदर कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। और इसमें सबसे बढ़िया जो बात है कि इसमें कोई भी डिले नहीं होता, कि अगर आप कोई को सामान भेजना, आप किसी को पेट्रोल या फिर डीजल भेज रहे हो तो उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगी, आप जिस टाइम पर भेजोगे उसी टाइम पर ही वो पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो नेटवर्क की, नेटवर्क जो है वो है अब एक तो अपर आसाम से लेकर के नागपुर तक का, और जो दूसरा है वो है गुजरात से लेकर के जालंधर तक का। फिर इसके बाद में आते हैं वाटरवेज। अगर वाटरवेज की बात करें तो वाटरवेज के अंदर जो है वो है कि चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो होते हैं वाटरवेज, और ये फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, और इनकी जो इको फ्रेंडली होती है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम पॉल्यूशन करते हैं, और ये सुटेबल रहते हैं कैरिंग हैवी लोड एंड बल्की गुड्स को ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं, इसीलिए इनको काम में लिया जाता है। फिर जो सबसे पहला और सबसे नंबर वन, मतलब कि नंबर वन जो नेशनल वाटरवे है वो है यहाँ पर गंगा रिवर से लेकर के इलाहाबाद और हल्दिया तक जो है वो है 1620 किलोमीटर का, और इसकी डिटेल्स आप पेज नंबर 85 पर जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि 5-6 नाम हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा मेजर सी पोर्ट कहाँ कहाँ पर है। अब मेजर सी पोर्ट की अगर बात करें तो जो कोस्ट लाइन है वो है 7516.6 किलोमीटर की, और इसमें 13 मेजर पोर्ट हैं और 183 माइनर पोर्ट हैं। और इसमें जो सबसे फर्स्ट जो पोर्ट था वो था कांदला का, जो कि प्रेजेंट है कच्छ में, गुजरात में प्रेजेंट है, जो कि फर्स्ट टाइम बना था इंडिपेंडेंस के बाद में। देन फिर इसके बाद मुंबई पोर्ट की अगर बात करें तो जो मुंबई पोर्ट है वो बिगेस्ट और नेचुरल हार्बर है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट से भी जाना जाता है, और ये हब पोर्ट है इस रीजन का। फिर इसके बाद आता है कि यहाँ पर ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट की अगर बात करें तो वो है चेन्नई पोर्ट, जो कि सेकंड जो ट्रेड होता है सबसे ज़्यादा वो इसी पोर्ट से होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें डीपेस्ट लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड जो है वो है यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि है यहाँ पर आउटलेट, जिससे कि यहाँ पर होता है कि जो आयरन का एक्सपोर्ट होता है वो इसी से ही होता है। फिर इसके बाद में आते हैं एयरवेज। तो एयरवेज के क्या रीज़न है, क्या इसके पीछे मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये है कि एयरवेज जो हैं ये फास्ट होती हैं, कंफर्टेबल होती है, प्रेस्टिजियस होती हैं, उसी के साथ में एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए इसको हर कोई काम में नहीं ले सकता। और जो ये काफ़ी जो जैसे कि जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको भी आसानी से कर लेती है, क्योंकि हवा में उड़ने इनको कौन सा नीचे चलना, और ना तो इनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये जो है एक तरीके से इसका अच्छा फीचर भी है, लेकिन इसका जो बुरा फीचर है कि ये एक्सपेंसिव होती है, और इसकी स्टार्टिंग की जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। देन फिर इसके बाद में बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कन्वेइंग मैसेज जो होता है कि आप एक तरीके से किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हो, वो होता है कम्युनिकेशन। और जो इंडियन पोस्टल सिस्टम है वो सबसे बड़ा सिस्टम है वर्ल्ड में, और इसके अंदर फर्स्ट क्लास मेल्स के अंदर आप कार्ड्स और एनवेलप को भेजते हैं, सेकंड क्लास मेल के अंदर बुक हो गया, पैकेट्स हो गया, वो सब सेकंड क्लास मेल में आते हैं। और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों के साथ में लार्ज स्केल के ऊपर जब कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडिया को कन्वे करते हैं, वो होता है मास कम्युनिकेशन। और इसका एग्जांपल है रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सिनेमा हो गया, ये सब क्या हो गया कि मास कम्युनिकेशन के पार्ट हो गए। और पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप एक्सचेंज ऑफ आइडिया करते हैं कोई भी दो आदमियों के बीच में, कि मतलब एक भेजेगा और दूसरा सुनेगा, तो ये जो होता है ये होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कि लेटर हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, फैक्स हो गया, ये सब क्या है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन। पहले पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन एंड होल्ड द पावर इन गवर्नमेंट। तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्टी के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक तरीके से गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो वही होता है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी। अब इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स और द फॉलोअर्स। तो लीडर्स कौन होते हैं, जो कि नेता वगैरह होते हैं। तो जो नेता
होते हैं वो आएंगे लीडर्स में। फिर जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो कि नेता लोगों के नीचे काम करते हैं, जो नेता के पीछे पीछे घूमते हैं, वो होते हैं इसमें एक्टिव मेंबर। और फिर जो फॉलोवर्स कौन होते हैं, हम लोग होते हैं, मतलब कि हम उन्हें फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मीनिंग ये है कि हम लोग उन्हें वोट देते हैं, हमारी वजह से वो बनते हैं। तो ये होते हैं इसके 3 कंपोनेंट। अब इसके बाद में अगर बात करें फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन ये है कि कंटेस्ट करवाते हैं। इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है कैंडिडेट्स के थ्रू। और इसमें जो कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होता है वो कोई या तो कोई मेंबर ऑफ पार्टी कर सकती है या फिर कोई भी लीडर ऑफ पार्टी कर सकता है। और फिर इसके बाद में जो पार्टीज होती हैं वो करती हैं पब्लिक ओपिनियन को शेप देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एक पब्लिक का पूरा जो भी प्रॉब्लम रहेगी या फिर कोई भी उनको इंटरेस्टेड है कि हमें ये काम करवाने, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, वो होगा पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज पुट्स फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे आगे की जैसे कि अगर मान लो कि कई बार कहा जाता है कि आप हमारी सरकार को जिताएंगे तो हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ये काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वादे जो इलेक्शन के बाद होंगे, कि मतलब अभी हुए नहीं पर इलेक्शन के बाद जरूर से होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है कि एक पार्टी ए में जिसमें कि बंटी है और एक पार्टी बी है जिसके अंदर कि चिंटू खड़ा हुआ है इलेक्शन में। और बंटी बोल रहा है कि मैं आपके इलाके के अंदर रोड बनवा दूंगा, हॉस्पिटल बनवा दूंगा और अच्छा पानी ले आऊंगा, ठीक है। वहीं पर ही जो हमारे चिंटू बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं एजुकेशन लाऊंगा और हर एक बच्चे को फोन दूंगा। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेंगे? सबसे ज्यादा वोट एज कंपेयर टू जो यूथ के वोट हैं वो इसको मिलेंगे कि यहाँ पर एक तो ऑनलाइन एजुकेशन करवाएगा तो ये वाला ही नेता अच्छा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इससे ये 2 पॉलिसीज रहेंगी इसके पास में, 2 इनके पास में चॉइसेस रहती हैं। इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये है कि आपके पास में 2 चॉइस हैं कि कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आता है यहाँ पर नेक्स्ट जिसके अंदर है कि पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज जो होती हैं वही गवर्नमेंट बनाती हैं और वही गवर्नमेंट को चलाती हैं। और पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक द मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट एज दे वांट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पार्टीज के अंदर सबसे पहले पार्टी फॉर्म होती है, फिर उसके बाद में वो लीडर्स को चुनते हैं, फिर जब लीडर्स जो होते हैं उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है और फिर मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चलती है, जैसे वो चाहें वैसे चलती है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज के थ्रू जो हमें मिलता है वो एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही मिलता है। और लूजिंग पार्टी प्लेज एंड रोल ऑफ अपोजिशन, जो हार जाते हैं उनका भी मेजर रोल रहता है, रोल ऑफ अपोजिशन। फिर इसके बाद में आते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्यों है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। अब ये होना चाहिए ना कि जैसे कि राम है और एक तरफ श्याम है, दोनों के दोनों इलेक्शन में हो और इनको पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, अलग अलग पार्टी। तो देखो जब पार्टी होती है कोई भी तो उस पार्टी के अंदर डिसीजन मेकिंग होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी पार्टी नहीं है तो हर कोई अपने अपने वादे करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज वादे करे जाएंगे और एक स्टेट लेवल पर कोई नहीं होगा। जब स्टेट लेवल पर नहीं होगा तो कंट्री लेवल पर नहीं होगा, तो वो काम जो है वो एक बड़ी स्केल पर नहीं हो पाएगा और वो जो कहा है वो कहा हुआ ही रह जाएगा और कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी होती है कि एवरी कैंडिडेट्स कैन बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल्स फॉर विनिंग इलेक्शंस, नो मेजर चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड। बस जीतने के लिए वो कुछ भी वादे कर सकता है, ये भी वादा कर सकते हैं कि मैं सभी को एक एक फॉर्च्यूनर दूंगा, बस मुझे वोट दीजिए। तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि हर एक कैंडिडेट्स जो है इसमें हर एक कैंडिडेट्स के अगर पार्टी है तो उसके ऊपर पूरी रेगुलेशंस रहती हैं, रूल्स रहते हैं कि क्या पार्टी के रूल्स हैं, उसी अकॉर्डिंग उसे बोलना होता है। और यहाँ पर यह आता है कि एवरी कैंडिडेट्स इन इलेक्शन बी इंडिपेंडेंट विदाउट प्रायोरिटी। अगर वो पार्टी के बिना हुआ तो वो इंडिपेंडेंट होगा, जो मन करेगा वो करेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आएगा कि नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर कंट्री, और किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि कंट्री की कौन देखभाल करेगा। और यहाँ पर नो यूनिफॉर्म डिसीजन हो ही नहीं पाएगा कोई भी एक यूनिफॉर्म। फिर इसके बाद में आता है पार्टी सिस्टम। अब पार्टी सिस्टम 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है वन पार्टी सिस्टम। इसके नाम से समझ में आ रहा है कि बस इसमें एक ही पार्टी होगी। जैसे कि वो एक डायलॉग है ना कि इलेक्शन में हम खड़े हो गए तो मतलब रिजल्ट आ गया, तो वही बात है इसमें कि वन पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बस एक ही पार्टी होती है, जब सभी को पता होता है कि वही पार्टी जीतेगी और वही गवर्नमेंट को चलाती है। और ये जो है ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी होता है, ये डिक्टेटरशिप के अंदर आती है वन पार्टी सिस्टम, किसके अंदर लोगों के पास में चॉइसेस नहीं होती। जबकि डेमोक्रेसी ये बोलता है कि सरकार आपकी है और आपके द्वारा ही चुनी जाएगी। तो उसमें क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि सभी को चॉइस होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, मतलब कि हम खड़े हो गए मतलब रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्विक
डिसीजन मेकिंग होती है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। तो इसकी वजह से ये नहीं है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएंगे, नहीं, डिक्टेटरशिप काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। अब इसके बाद में अगर बात करें ये वन पार्टी सिस्टम कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है चाइना के अंदर, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे देखने को मिलता है। चाइना इसका एक एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में आता है टू पार्टी सिस्टम। अब टू पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि दो पार्टियां होती हैं, जैसे कि ए पार्टी और बी पार्टी। बस इसमें ए और बी पार्टी होती है, जिनके की चांसेस होते हैं कि या तो ए जीतेगी या फिर बी जीतेगी, इन दोनों में से किसी के पास में पावर होती रहती है। जैसे कि फुटबॉल का गेम होता है, एक तरफ कोर्ट ए है और एक तरफ कोर्ट बी है, तो ये जो फुटबॉल है इधर से इधर जाती रहती है, इलेक्शंस के अकॉर्डिंग वो जाती रहेगी। और इसमें हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेजरली पावर पार्टीज होती हैं वो दो ही होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है वो यहाँ पर यूएसए और यूके। अब यूएसए के अंदर दो पार्टी होंगी, एक तो होगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक होगी रिपब्लिक गवर्नमेंट। अब दोनों में से किसी को भी पावर मिल सकती है। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारे पास में मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपके पास में बहुत सारी वेराइटीज़ है। जैसे कि आप अगर कोई भी शॉप पर जाते हो और आपको 10 टी शर्ट दिखाएगा, ठीक है, 10 टी शर्ट दिखाएगा, अलग अलग कलर की, अलग अलग डिज़ाइन वगैरह सब कुछ आपको दिखाएगा, और एक तरफ एक दुकान पर जाओगे जहाँ पर 2 टी शर्ट हैं, और एक तरफ एक की तरफ जाओगे कि आप बस वो लेनी है तो लो, अदरवाइज आ जाओ। तो आप किसके ऊपर ज़्यादा जाना प्रेफर करोगे? आप बोलोगे कि मेरे को चॉइसेस के ऊपर जाना है, तो 10 के ऊपर जाएंगे, तो जहाँ पे हमें 10 वैरायटी मिलेगी। तो उसी तरीके से जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, इसमें फेयर चॉइस मिलती है कि आपको एक तरीके से मिलता है कि आप कौन से नेता को चूज करना चाहते हो। जिसको भी आप चूज करना चाहते हो उसको चूज कीजिए, और ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। मतलब कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, और इसमें मोर देन 2 पार्टीज कंपीट फॉर द पावर। कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन इंडिया। और ये जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट, ये हमारे इंडिया में ही होती है। आपने देखा होगा इलेक्शन के अंदर सभी पार्टीज खड़ी होती है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? मल्टी पार्टी सिस्टम। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन से वाला पार्टी सिस्टम है। अभी हमने तीनों पार्टी सिस्टम डिस्कस कर ली, तो आप बताइए कि आपको कौन से वाला पार्टी सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे इंडिया में वो होना चाहिए, बताइएगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में। फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट, ये जो नेशनल पार्टीज होती हैं, ये कैसे इनको हम नेशनल पार्टी बोल सकते हैं? कि क्या कोई इनके लिए क्राइटेरिया है कि जिनसे हम इनको नेशनल पार्टी बोलेंगे? तो इनके लिए 2 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इनके पास में 6% वोट होनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन के अंदर, जब जाकर के इनको क्या कहा जाएगा? नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। या फिर इनके पास में 6% इलेक्शन, मतलब कि 6% वोट होनी चाहिए असेंबली इलेक्शन में, जो कि 4 स्टेट्स में हुए हों। और फिर उसके बाद जो सेकंड है कि यहाँ पर विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, कम से कम 4 सीट तो होनी ही चाहिए उनके पास में। और फिर ये तो होता है कि कैरेक्टर, मतलब कि क्राइटेरिया होता है कि एक नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब कुछ नेशनल पार्टीज हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। 2 मेजर पार्टी हैं, एक तो है बीजेपी और एक दूसरी है कांग्रेस। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कब फॉर्म हुई थी? बीजेपी फॉर्म हुई थी 1980 में, और इसको फॉर्म किसने किया था? वो किया था भारतीय जनता सिंह ने। तो यहाँ पर ये आपको जरूर से याद रखना है कि फाउंडर कौन थे और ये कब फॉर्म हुई थी। ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फिर इसके बाद में आता है कि ये जो होता है हमारा भारतीय जनता पार्टी, ये किसको सपोर्ट करती है? भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है कल्चरल नेशनलिज्म। किसको सपोर्ट करती है? कल्चरल नेशनलिज्म, और उसको कह सकते हैं कि हिंदुत्व। और हिंदुत्व इज एन द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कॉन्सेप्शन। ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ये सपोर्ट करते हैं और क्या इनका नारा है। फिर इसके बाद में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि ये पावर में कब आई थी? 1998 में आई थी, और इसने पहली बार इलेक्शन हारा था 2004 में। और फिर उसके बाद में अपोजिशन की तरह काम किया 10 साल तक। फिर 10 साल बाद में 2014 में जीती एज अ मेजर पार्टी की तरह। लार्जेस्ट जो सिलेक्शन था या फिर लार्जेस्ट जो एरिया था वो इनके द्वारा ऑक्यूपाइड था, और 2019 में भी मेजोरिटी से इसने विन किया। फिर इसके बाद में जो सेकंड पार्टी आती है वो आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुई थी? 1885 में फाउंड हुई थी, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। और ये किसको सपोर्ट करती है? सपोर्ट करती है सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीक सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे नेशनल कांग्रेस सपोर्ट करती है। फिर इसके बाद में जो ये नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कब ये जीते कब हारे, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है कि इमर्ज्ड एज एन द लार्जेस्ट पार्टी इन
2004 विद 145 सीट्स इन लोकसभा एंड 2014 के अंदर ये 2014 से अभी तक जीती नहीं है। 10 साल से ये ओपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की बात करें तो ये कब फॉर्म हुई थी, 1925 में फॉर्म हुई थी और ये बिलीव्स इन मैक्सिमल लिमिनिज्म एंड सर्कुलरिज्म डेमोक्रेसी में ये बिलीव रखते हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स है कि किस में बिलीव करते हैं, कब ये फाउंड हुई थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना ज़्यादा। ये जो 7 पार्टी में से नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाएगा कि बीजेपी के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर कांग्रेस के बारे में पूछ लिया जाएगा, इसके अलावा कोई सी भी पार्टी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में जो फोर्थ आता है वो आता है कि बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन समाज पार्टी थी वो हुई थी 1984 के अंदर फॉर्म हुई थी और जो इसके लीडर थे वो थे यहाँ पर कंशी राम थे इसके लीडर। और यहाँ पर ये स्टैंड करती है फॉर द कॉजेज ऑफ सेक्युलरिंग द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, तो ये इसमें बिलीव रखते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है कि स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी किसको कहेंगे। इसके लिए कंडीशन है कि एक ऐसी पार्टी जिसने कि सिक्योर करे हो 6% टोटल वोट्स इलेक्शन में, जो कि लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं उसमें इसने स्कोर करे हो कम से कम 6% इलेक्शन ऑफ ए स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन लोकसभा, कम से कम 2 सीटें जीती हो तो उसको रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो रीजनल पार्टी होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। अगर रीजनल या फिर स्टेट पार्टीज नहीं होंगी तो नेशनल पार्टीज नहीं बन सकती उनके सपोर्ट के बिना। फिर इसके बाद में अगर एग्जांपल में ले तो ये हो गया समाजवादी पार्टी हो गया, राज्य जनता दल हो गया, ये हो गए इनके कुछ छोटे छोटे स्टेट पार्टीज हैं जिनके नाम। फिर इसके बाद में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो सबसे पहला जो चैलेंज है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी, तो इसके बीच में डेमोक्रेसी नहीं होती। जो सेकंड है कि वह है कि डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके चाचा विधायक हैं, ठीक है, आपके क्या हैं, चाचा विधायक हैं, तो इनफैक्ट बात है कि आप भी जो उस पार्टी के अंदर है आप एक ऊंचे पद के ऊपर रहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मतलब ये हो गया कि जो पार्टी में जो बड़ी बड़ी लेवल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स को हायर पोजीशन पर बिठाते हैं, चाहे से वो उसके लिए एप्लीकेबल हो नहीं हो। इसको ही यहाँ पर कहा जाता है डायनेस्टिक सक्सेशन। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, जिस वजह से पार्टी डू नॉट ओपन दियर प्रोसीजर फॉर फंक्शनिंग, ये भी नहीं बताते कि वो कैसे बना, तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। फिर इसके बाद में मनी एंड द मसल पावर आर यूज ड्यूरिंग इलेक्शंस, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम पर इतना पैसा काम में लिया जाता है और इतनी मसल पावर काम में ली जाती है कि मतलब मार मार के वोट चाहिए होते हैं बस, और कुछ भी नहीं चाहिए होता। फिर इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो है यहाँ पर कि पार्टीज डज नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस ऑफ वोट्स, और यहाँ पर पार्टी जो है मीनिंगफुल चॉइसेस ऑफ वोट्स को मतलब नहीं देती उनको। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि यहाँ पर स्टेप्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको रिफॉर्म हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि वो है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। अब एंटी डिफ्लेक्शन लॉ का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि कोई एमएलए जीत गया, कि मान लो कि वो बीजेपी का था और वो बीजेपी से जीत गया, लेकिन जो कांग्रेस वाले हैं वो बोल रहे हैं कि आप हमारी तरफ आ जाओ, या फिर कांग्रेस का था और बीजेपी रूलिंग पार्टी थी तो बीजेपी वालों ने बोला कि आप हमारी तरफ आ जाओ छोड़ के, हम आपको बहुत पैसा देंगे, तो ये इस केस में इधर जा सकते हैं। तो इसके लिए एक लॉ निकाला गया एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, जिसके तहत क्या होता है कि जो जिस पार्टी के तहत वो लड़ा था वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता, वो चेंज नहीं कर सकता उसे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ये होता है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर निकालना चाहिए जिससे कि इलेक्शंस के अंदर जो पैसा है वो कम खर्च करें और उसी के साथ में जो है क्रिमिनल्स हैं वो भी कम हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट वो है कि इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड और दियर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये जो पॉइंट है ये वाला इंपॉर्टेंट आपको जरूर से लिखना है, इस वाले पॉइंट को, चाहे से कुछ लिखना है मत लिखना, इसमें ये वाला पॉइंट लिख देना अगर ये आता है चैलेंजेस में, कि इलेक्शन कमीशन को एक रूल तो पास करना ही चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उनको फाइल करना चाहिए इनकम
इनकम टैक्स की, हाँ भैया हमने इतना खर्चा कर दिया और इसका इतना इनकम टैक्स बनता है। देन फिर इसके बाद में चलते नेक्स्ट की तरफ, जो कि आता है हमारा सजेशन जो कि इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये सीबीएसई ने पूछ लिया था बच्चों से, और बच्चे देख करके हो गए खुश कि हमें बनाएंगे अपने नेता। हमसे पूछ लिया कि क्या क्या तुम्हें कमियां लगती हैं। तो आपको अपनी कमियां अपने दिमाग से नहीं बताने कि हमारे यहाँ पर रोड खराब है, हमारे यहाँ पर बाथरूम नहीं, हमारे यहाँ पर पानी कम आता है, हमारे यहाँ पर लाइट जाती है, ये सब प्रॉब्लम नहीं लिखनी। आपको टू द पॉइंट अच्छे अच्छे आंसर लिखने, अच्छे अच्छे लिखोगे तो अच्छे अच्छे ही नंबर मिलेंगे। अब इसमें यहाँ पर अगर बात करें कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देन फिर इसका जो सेकंड है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू रिजर्व द मिनिमम नंबर ऑफ सीट टू अ वुमेन कैंडिडेट। ये वाला लॉ तो ज़रूर से आपको लिख देना है कि अगर कभी आता है कि आप लोग क्या चाहते हो कि क्या चेंज हो, तो यहाँ पर ये है कि जो वुमेन्स हैं उनको भी यहाँ पे इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उनकी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट होनी चाहिए कि हाँ भैया अगर 150 सीटें होंगी तो उनमें से 15 या 20 सीटें वुमेन्स की रिजर्व्ड रहेंगी। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि अब डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम हो सकते हैं वो इसमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डेमोक्रेसी ही अच्छी क्यों है। सबसे पहला तो ये है कि इक्वलिटी को प्रमोट करती है हर एक सिटीजन के लिए, चाहे से आप करोड़पति हो या फिर आप गरीब हो, आप डेमोक्रेसी के अंदर दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। चाहे से दोनों अपराध करोगे एक ही सजा होगी, चाहे आप 1 रुपये चुराओ फिर या फिर आप 1 करोड़ रुपए चुराओ, आपको एक ही सजा होगी, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड है कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है कि इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर थर्ड पॉइंट है कि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी को इंप्रूव करती है। फिर इसके बाद में प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पर अलाउ द रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। देन फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि बेसिक आउटकम क्या है डेमोक्रेसी के। सबसे पहला है वो है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि सिटीजन हैव द राइट टू चूज द लीडर एंड टेक द पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। आप आज भी जाकर के अगर आपका कोई भी एमएलए है आप उसके डिसीजन में जाकर के पूछ सकते हो, ये आपका हक है कि भैया ये क्या कर रहे हो हमें भी बताओ, इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप इस मकान को तोड़ करके या फिर आप इस बिल्डिंग को तोड़ करके ये क्यों बना रही हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। आपको अकाउंटेबल हो आप, उसके लिए आपका हक है। पर अभी अगर जाओगे तो आपको भगा दिया जाएगा क्योंकि आप लोगों के पास में अभी कोई वोट देने के लायक नहीं है। जब वोट होते हैं इलेक्शन के टाइम पर आप जाकर के कुछ भी पूछ लो, बहुत आराम से बोलते हैं क्योंकि उन्हें उस टाइम पर वोट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड है कि यहाँ पर सिटीजन्स having the right to know whether a decision was taken by the following proper norms और procedure से हुआ है या नहीं हुआ। ये यहाँ पे इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल या फिर हम पूछ सकते हैं उनसे और उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से काम हो रहा है। फिर इसके बाद में आता है कि रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल्स, के लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ये नहीं कि बस सरकार बन गई उसके बाद में कोई मतलब भी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए लोगों के लिए। और सिटीजन हैव द राइट टू होल्ड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके बाद में आता है कि यहाँ पे पीपल्स कैन होल्ड द प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज रैलीज एंड फोर्स गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देम। और यहाँ पे इसका है कि पीपल्स को राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप बैठ करके धरना दे सकते हो, आप रैलीज निकाल सकते हो और आप फोर्स कर सकते हो गवर्नमेंट को कि वो आपके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करे, मतलब कि आप जो चाहते हो वो करे क्योंकि गवर्नमेंट है आप लोगों की। इसके बाद में आता है कि लिग्मेनाइट का मतलब क्या होता है कि एज द इलेक्टेड बाय द सिटीजन एंड एंजॉय द कॉन्फिडेंस, मतलब कि एंजॉयज द कॉन्फिडेंस एंड द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन, तो ये होता है लिग्मेनाइट का मतलब। अब इसके बाद में आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या फिर जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी एक स्कीम निकालनी होती है, फॉर एग्जांपल कि XYZ हमें कोई भी स्कीम निकालनी है, तो जैसे ही हम इस स्कीम का जो प्रपोजल है वो रखते हैं तो सामने वो ओपोजिशन बैठा होता है ना, वो इसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो काम 1 महीने में होना था वो उस ओपोजिशन की वजह से 6 महीने लंबा खिंच जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि एक तो इसमें डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम हो पाती है। लेकिन अगर बात करें जैसे कि अब एक ही है, जैसे कि राजा एक ही है और उसको बस उसको कुछ करना ही नहीं, उसने बोल दिया कि ऐसा होगा मतलब ऐसा होगा, उसको कोई सामने बोलने वाला थोड़ी है। तो ये एक फ़ायदा है कि इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डेमोक्रेसी में वो कम होती है क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, जिस वजह से क्या होता है कि कोई भी डिसीजन टाइम पर नहीं हो पाता। अब इसके बाद में अगर बात करें रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डिक्टेटरशिप इज हायर देन द डेमोक्रेसी, बस इसका मतलब ये नहीं है कि हम
डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके लिए हम रिजेक्ट नहीं करेंगे डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी आज़ादी है। जो आज हमें आज़ादी मिल रही है कि हम कुछ भी पहन सकते, कुछ भी खा सकते, कुछ भी पी सकते, कुछ भी देख सकते हैं, किसी की कोई पाबंदी नहीं है, ये है डेमोक्रेसी। देन फिर इसके बाद में आता है कि रेट ऑफ द ग्रोथ आल्सो डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर लाइक द पॉपुलेशन साइज, ग्लोबलाइजेशन। और यहाँ पे जो हमारी जो ग्रोथ है वो और भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, बस डेमोक्रेसी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती कि आप लोगों की पॉपुलेशन साइज कितनी है। उसी के साथ में इस टाइम पर ग्लोबल सिचुएशन क्या है कि अगर जैसे कि रिसेशन हो गया या फिर कोरोना पीरियड आ गया तो उस केस के अंदर क्या होगा कि सभी की ग्रोथ कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ सभी की कम होगी। तो ये है इसके पीछे का रीजन। देन फिर इसके बाद आता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ऐसी कभी भी गारंटी नहीं होती कि आप लोगों का डेवलपमेंट होगा ही होगा, और बट इट कैन बी कम्पीट विद द डिक्टेटरशिप ओवर द इकोनॉमिक ग्रोथ में हम उनको कम्पीट कर सकते हैं। देन फिर रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी कैन बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी बट द केस नॉट सेम फॉर द इकोनॉमी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि यहाँ पे द रेट ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखो यहाँ पे द रेट ऑफ इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे रेट ऑफ इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉयज अ हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इन एक्चुअल डेमोक्रेसी डज नॉट appear to be a very successful in the reduction of economic inequalities. Then फिर इसके बाद में आता है कि democratically elected governments do not appear to be as given to address of and the questions of poverty as would you accept to them. और जो डेमोक्रेसी है वो ये नहीं दे पाती कि गरीबी क्यों है, इसके पीछे का रीज़न वो डेमोक्रेसी नहीं दे पाती। फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्या क्या एकोमोडेशन होते हैं कि यहाँ पे इसमें आता है कि नो सोसाइटी कैन फुल्ली परमानेंट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स। अब इसमें अब सोशल डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि मतलब ये नहीं हो सकता कभी भी कि जो पूरे ग्रुप हैं सभी लोग एक साथ राजी हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी 5-6 ग्रुप हैं, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, और ये किसी एक चीज़ को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी एग्री होंगे। तो वही बात इसमें कही गई है, बट इट कैन बी सर्टेनली लर्न टू रेस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस। और ये यहाँ पर हम इसको आसानी से सीख सकते हैं इन रिस्पेक्ट्स को डिफरेंट करके। फिर इसके बाद में कंडीशंस फॉर दिस आउटकम। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जो सबसे पहले वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि इन आउटकम को अचीव करने के लिए वो है कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द डेमोक्रेसी इज नॉट ए सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियन, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। इसका मतलब ये नहीं होता, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि बस आप सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के बाद में जो मन करोगे वो करोगे, वो सामने जो माइनॉरिटी वाला बैठा हुआ ना वो आपकी खाल खा जाएगा, मतलब कि आपको इतना परेशान कर देगा जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि इट इज आल्सो नेसेसरी दैट द रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम द रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और अ रेस। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो आता है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो इसमें जो पॉइंट है वो है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन। इसके ऊपर सीबीएसई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था 2019 में, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर से देख लेना कि वुमेन हैड टू फाइट अ लॉन्ग बैटल्स, के लिए उनको फाइट करना पड़ेगा। और यहाँ पर सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन डोमिनेटेड एंड इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट द वुमेन शुड बी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। ट्रीटमेंट से मतलब ये नहीं कि उनको सुई इंजेक्शन नहीं, उनको अच्छे तरीके से रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि वुमेन्स कैन नाउ वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ एक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर इसके बाद में आता है कि डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप। तो यहाँ पर आता है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथ द क्लेम्स ऑफ एंड द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेट कास्ट फॉर द इक्वल stakes and the equal opportunity. Still there are the instance of and the caste based inequalities and the atrocities. ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आता है कि it is a recognition that the ordinary citizen values a democratic rights की वैल्यू। तो सबसे पहले आता है बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जिसके थ्रू पहले ये अभी नहीं चलते, पहले चलता था कि इसके थ्रू जो गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। मतलब कि कोई भी आपके पास में सामान है, जैसे कि आपके पास में मान लीजिए कि चावल है और आपको गेहूं चाहिए
चाहिए तो आप क्या करोगे, चावल के बदले में गेहूं को एक्सचेंज करोगे। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी एंड हियर द बोथ द पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज एंड इट इज आल्सो नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको जब चावल चाहिए थे तो ही आपने अपने गेहूं दिए, और जब उसको गेहूं चाहिए थे तो आपने उसको चावल दिए। तो दोनों की फुलफिल जो नीड्स होती हैं उसी को यहाँ पे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि व्हाई द ट्रांजैक्शंस वर मेड इन मनी। मनी में ही ट्रांजैक्शन क्यों होते हैं? देखो इसके पीछे का फर्स्ट रीजन ये है कि मनी वर्क एज एन इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, कि इट इज द गुड्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मनी क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जिसके थ्रू कि हम कोई भी चीज को एक्सचेंज करवा सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो फॉर्म्स ऑफ मनी है, जैसे कि एंशिएंट पीरियड के अंदर जो मनी था वो किस फॉर्म में था? वो होता था ग्रेन्स में, होता था कैटल्स में, होता था, वर यूज्ड एज मनी। तो इसको मनी की तरह काम में लिया जाता है कि मतलब कि आपके पास में गेहूं है तो गेहूं से आप एक्सचेंज कर लीजिए। अगर आपके पास में बकरी है, गाय है, भैंस है, उनके बदले में आपको कुछ भी चाहिए हो आप उनके थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन फिर जो मिडवेल पीरियड आया उसमें क्या हुआ कि मेटेलिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुई, जो कि गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, कॉपर के थे, लेड के थे, उनको इंट्रोड्यूस करा गया। जो गोल्ड वाले थे उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, सिल्वर वालों की उनसे कम थी, और कॉपर वालों की सबसे कम थी। अभी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है जो कि हमारा टाइम है, इस टाइम पर क्या चलते हैं? पेपर मनी चलते हैं, और कॉइन्स जो हम यूज में लेते हैं, पेपर नोट्स और कॉइन्स को काम में लिया जाता है मॉडर्न फॉर्म में। देन फिर इसके बाद में जो आता है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या है। सबसे पहली जो है वो है करेंसी। अब करेंसी क्या होता है? करेंसी सिंपली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी होती है जो कि हर कोई एक्सेप्ट करता है, जिसके अंदर की पेपर नोट्स भी आ गए और कॉइन्स भी आ गए, जिसको कि हर कोई एक्सेप्ट करता है। अगर आपको पेन खरीदना है तो भी आप कॉइन दे सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा पेन खरीदने तो आप नोट दे सकते हो। तो ये होती है हमारी करेंसी। और अगर इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया के अंदर करेंसी को कौन रेगुलेट करता है? इंडिया के अंदर करेंसी को जो रेगुलेट करता है वो करता है आरबीआई। आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट्स को ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद में यहाँ पे एक लॉ है जो लीगलाइज करता है कि द यूज ऑफ रुपी एज द मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग अप ट्रांजैक्शन इन इंडिया। ऐसा नियम है कि आपके पास में ये जो नोट हैं, इन नोट्स को आपका कोई भी मना नहीं कर सकता। कि अगर आप मान लीजिए कि आप पेन लेने के लिए जा रहे हो, ये नहीं होगा कि स्टेशनरी वाला आपको पेन लेने से मना कर देगा। आप उसी नोट से मिल्क भी ले सकते हो, उसी नोट से आप बिस्किट भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो, क्योंकि ये लॉ लीगलाइज करता है कि मनी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, ये मीडियम ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं। कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप पेमेंट की फॉर्म में इनको दे सकते हो। ये किसने करा है? आरबीआई ने इशू करा है। देयरफॉर द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी वजह से जो रुपीज हैं उनको वाइडली एक्सेप्ट करा जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में। देन फिर इसके बाद में आता है डिपॉजिट विद बैंक। अब डिपॉजिट विद बैंक में क्या होता है कि जिसमें कि हमारा जो मनी है वो क्या होता है, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो यहां पर होता है कि द अदर फॉर्म ऑफ मनी इन विच द पीपल्स होल्ड द मनी, जिसके अंदर की जो बैंक है, लोगों का पैसा है, वो बैंक रखता है अपने पास में। मनी इज डिपॉजिटेड इन द बैंक इज सेफ। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने घर पर रखा हुआ है 1 लाख रुपए कैश, ठीक है, 1 लाख रुपए कैश रखे हुए आपने, और एक आपने रखे हुए बैंक में। तो जो आपने बैंक में रखा है वहां पर बैंक में ज्यादा सेफ्टी, क्योंकि वहां पर गार्ड्स वगैरह सब कुछ रहेंगे। तो जो 1 लाख रुपए हैं वो घर पे सेफ नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि लोग जो अपना पैसा है उसको बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ताकि वो सेफ रहे। फिर इसके बाद में यहाँ पर इज सेफ विद द बैंक एंड द पीपल आल्सो गेट द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। और जो भी, जैसे कि अगर आपके पास में पैसा है और अगर घर पे रखोगे तो उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बैंक को दोगे तो बैंक उसके बदले में आपको कुछ 1 या फिर 2% इंटरेस्ट देता है, जो पैसा आप उनके साथ में रखते हैं। फिर इसके बाद में जो डिपॉजिट बैंक होता है वो कैन बी विथड्रॉन ऑन अमाउंट। और जो आपका पैसा है वो कभी भी आप निकलवा सकते हो। ये नहीं है कि आपने बैंक को दे दो तो बैंक की मर्जी की मेरे को अभी पैसे की जरूरत है, वो बोलेंगे नहीं कल लाना, ऐसा नहीं होगा। आपको जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम पर आपको पैसा मिल जाएगा। हेंस दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट, इनको कहा जाता है। इन डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है चेक फैसिलिटी। अब चेक क्या होता है? चेक एक सिंपल सा कागज ही तो होता है जिसके अंदर की नाम लिखा हुआ होता है। तो ये चेक ये बताता है, एक बैंक के नाम के ऊपर रहता है, तो बैंक को ये बताता है कि मेरे अकाउंट से, कि ये चेक मेरे नाम के ऊपर है, तो मेरे एक 1A अकाउंट है, मतलब कि मेरा नाम A है, तो मेरे B को मेरे को पैसे ट्रांसफर करने, तो मैं बैंक को कहूंगा कि मेरे अकाउंट में से A को B को ट्रांसफर कर दो। तो यही इंफॉर्मेशन चेक में होती है कि पेपर दैट इंस्ट्रक्ट बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ए पर्सन अकाउंट टू द पर्सन अकाउंट टू हुम द नेम चेक इज इशूड। तो आपने जिसके नेम पर इशू करा है उसको बैंक क्या करेगा? पैसा आपके अकाउंट
में से ट्रांसफर कर देगा। ये होता है चेक फैसिलिटी। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि बैंक मीडिएट बिटवीन द दोज हु हैव एक्स्ट्रा फंड्स, मतलब कि डिपॉजिटर, कि आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है तो आप बैंक को दीजिए, और जिनके पास में पैसा नहीं है उनको जो फंड्स हैं वो कौन देगा, बैंक देगा। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट तो क्या मिलता है, वो मिलता है 1 से 2% की आपने जितना पैसा रखा है, और जो लेने वाले होते हैं जो कि बोरोवर्स होते हैं उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो पड़ता है 9 से 10%। तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है यही होता है बैंक का मार्जिन। तो इसमें आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि बैंक मीडिएट बिटवीन द दोज हु हैव एक्स्ट्रा फंड्स, जो कि डिपॉजिटर्स होते हैं, जो कि हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में, और इसी के साथ में दोज हु नीड्स ऑफ एन दी फंड्स, जो कि जिसको फंड्स चाहिए, उसके बीच में एक मीडिएट रहता है कि जो पैसा लेता भी है और पैसा देता भी है। फिर इसके बाद में बैंक चार्जेस द हायर इंटरेस्ट ऑन द लोन देन दे ऑफर ऑन द डिपॉजिट, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। और यही मेन सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं इनके बीच का डिफरेंस, की लेने वालों को तो क्या देना है, ज़्यादा देना है, और जो जिनका हमने ले रखा है उनको कम इंटरेस्ट देना है। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है क्रेडिट। अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। अब लोन से क्या समझते हो, जैसे कि आपको मान लीजिए कि कार खरीदनी है, ठीक है, आपको एक कार खरीदनी है, जो इसकी की प्राइस है वो है करीब करीब 20 लाख से उसकी प्राइस है, ठीक है। अब 20 लाख उसकी प्राइस है और आपके पास में कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने पापा से, मम्मी से, किसी से भी क्या करेंगे, आप पैसे लेंगे कि हाँ मुझे कार खरीदनी है, मैं आपको लौटा दूंगा। तो यही क्या होता है, यही होता है लोन। लोन रेफर्स टू ए आर्ग्यूमेंट टू विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद द मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लेंडर होता है वो पैसे देगा आपको, और वो इसके बदले देगा, वो इसके बदले देगा कि आप उससे कहेंगे कि मैं आपको आगे लौटा दूंगा, प्लीज मेरे को अभी इस टाइम पर जरूरत है। फिर उसके लिए क्या करता है, वो कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा या फिर आपसे कोई कमोडिटी वगैरह रखवा लेगा, वो हम आगे देखेंगे। लोन जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लोन एक केस में अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी एक स्टार्टअप करना और उसके लिए करीब करीब 70 से 80 लाख रुपीज चाहिए, तो 70 से 80 लाख रुपीज आसानी से नहीं मिल सकते। तो ये क्या होता है कि इस केस के अंदर जो लोन है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा, तो आपके यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन वहीं पर ही आपने क्या करा कि आपने एक ऐसा लोन ले लिया जो कि आपसे चुक नहीं रहा और आपने इतना ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो इस केस के अंदर वो बैड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन होती है, गुड और बैड। इन वन सिचुएशन इट कैन इंक्रीज द पर्सन इन अर्निंग एंड इन अदर सिचुएशन इट मे पुश इन द डेब्ट ट्रैप। अब डेब्ट ट्रैप क्या होता है, जिसके अंदर की द सिचुएशन इन विच द लोन इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीपे इट इज ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट, कि जो लोन है वो पे ही नहीं कर पाते, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। अब उसके बाद में आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब जब आप लोन लेने जाते हैं तो कुछ टर्म्स रहते हैं कि भैया मेरे को तो देख, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरे को इसके हिसाब से 10% इंटरेस्ट चाहिए हर महीने का, इंटरेस्ट तू देता रहना साथ में, और कुछ सामान ऐसा रख दे कि जिससे कि मैं अगर मान ली कि तू नहीं दे पाए तो मैं उसको बेच दूँ। तो इसमें सबसे पहली होती है कि इट इज़ द सेट ऑफ द कंडीशन, कंडीशंस होती हैं विच आर द मतलब कि विच अ लोन इज गिवन, इट में इंक्लूड द मेथड ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट। की इसमें जो होता है हमारे पास में कि पूरी कंडीशंस होती हैं जिनके तहत क्या होता है कि लोन गिवन होता है, और इसमें जो इंक्लूड होते हैं पेमेंट का मोड भी रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है कि भैया तू 5 महीने के लिए लेगा या 6 महीने के लिए लेगा, ये सब कुछ पहले उसमें डिसाइडेड होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर कोलेट्रल और सिक्योरिटी होती है। इसमें कोलेट्रल का मतलब होता है कि कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी की, मतलब क्या ऐसी चीज रखेगा कि जिसके बेसिस पर मैं तेरे को दूंगा। इसके अंदर क्या होता है कि एसेट्स होते हैं दैट द बोरोवर्स ओन सच एज लैंड, व्हीकल्स एंड यूज दिस एज एन द गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि इसमें आपको एक 10 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है, आपके पास में 10 करोड़ का आपको लोन चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि आपके पास में कोई ऐसा एसेट्स रखो हमारे पास में, जैसे कि अगर मान लो कि अभी आप नहीं दे पाओगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को ओवरकम करने के लिए वो क्या कहते हैं कि आपके पास में चाहे से कोई भी जमीन हो, जायदाद हो, जो भी है, गाड़ी जो भी है, वो हमारे पास में रखवा दो। अगर आप नहीं दे पाओगे तो क्या करेंगे, हम उसे बेच देंगे, पर जब तक का टाइम है, जब तक हम आपको पूरा टाइम देंगे। लेकिन अगर आप नहीं पे कर पाते हो तो हमारे पास में पूरा राइट रहेगा उसको बेचने का। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इफ द बोरोवर इज नॉट एबल टू रीपे द लोन देन द लेंडर्स हैज द राइट टू सेल एन एसेट्स और द कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। देन फिर इसके बाद में बात करें यहाँ पर क्रेडिट सोर्सेज इन इंडिया, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इससे हो सकता है कि कल क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि इसमें एक तो डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है
से कि डिफरेंस पूछ लिया जाएगा तो डिफरेंस दोनों को याद होना चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का। या फिर ये हो सकता है कि फॉर्मल सेक्टर को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये आप ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अगर बात करें फॉर्मल सेक्टर की, तो फॉर्मल लोन्स आर फ्रॉम द बैंक्स एंड द कॉर्पोरेटिव से जो लोन लिया जाता है वो फॉर्मल में होता है। जैसे कि आप बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, जो आप अपने भाई बहन या फिर इन सब से लेते हैं, ये इनफॉर्मल केस में आता है। अब उसके बाद में इसको सुपरवाइज कौन करता है? इसको आरबीआई सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन को। और जो आरबीआई होता है यहाँ पर, आरबीआई सी दैट द लोन गिवन बाय द बैंक इज नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड द ट्रेडर्स बट आल्सो टू एंड द स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड टू स्मॉल बोरोवर्स। तो यहाँ पर आरबीआई पूरा सुपरवाइज करता है कि बस बैंक ऐसा ना हो कि बस करोड़पतियों को लोन दिए जा रहे हैं और जो नॉर्मल लोग हैं उनको लोन ही नहीं दे रहे। तो ये आरबीआई सुपरवाइज करता है। और इसकी जांच करने के लिए क्या करता है? आरबीआई उनसे इंफॉर्मेशन मंगवाता है। आरबीआई पीरियडिकली हैव टू सबमिट अ इंफॉर्मेशन ऑन हाउ मच दे लैंडिंग एंड टू हुम एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। ये सब कुछ आरबीआई क्या करता है? मॉनिटर करता है। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें इनफॉर्मल सोर्सेज की, तो इनफॉर्मल सोर्सेज में वो सोर्सेज आते हैं जिसके अंदर कि आप जो मनी लेंडर्स हैं वो कौन हो सकते हैं? आपके ट्रेडर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये सब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। देन फिर इसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लेंडर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। और यहाँ पर दे कैन लेंड एट द वॉट एवर द इंटरेस्ट दे वांट्स टू चूज। अगर कोई मान लो कि आपका अच्छा फ्रेंड है, अगर आपका अच्छा फ्रेंड और आप उससे लोन ले रहे हो, तो वो बोलेगा कि कोई बात नहीं यार, तू तो मेरा भाई है, मैं तेरे से 0% इंटरेस्ट लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी और से लेने के लिए जाओगे, वो बोलेगा मैं तो 20% लूंगा क्योंकि तू मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसलिए मैं तेरे से 20% लूंगा। ऐसी कंडीशन होती है। तो इसके लिए कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं रहता। लेकिन बैंक में क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर में एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा कि आपको 6% देना है, तो मतलब 6% देना, चाहे से आप कितने भी बड़े करोड़पति हो या फिर आप कितने भी गरीब हो, उसमें 6% फिक्स रहेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर देयर इज नो वन टू स्टॉप देम एंड अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। ये सबसे बड़ा रीजन है इस इनफॉर्मल सेक्टर का कि आपने कोई गुंडे आदमी है, हमने मूवीज वगैरह में खूब देखते हैं कि गुंडे से वो पैसे लेता है, पैसे लेकर के खर्च कर देता है, दे नहीं पाता, तो गुंडा क्या करता है? फिर गुंडागर्दी करके मारपीट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को बेच देता है। तो इनफॉर्मल वेज के अंदर इसमें किया जाता है। तो ये होता है इसमें। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द बोरोवर ऑफ एन इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर एज द नो रिकॉर्ड फॉर द ट्रांजेक्शंस आर केप्ट। जो यहाँ पर चार्ज करा जाता है लोगों से इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा चार्ज किया जाता है और इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। और फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये बहुत ही सिंपल सा है। ये इसमें क्या होता है कि आप एक ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट है, ठीक है, आप 5 लोगों का स्टूडेंट हो और आप सभी क्या करते हो कि हर महीने के महीने 25 या फिर 100 रुपये डालते रहते हो, ठीक है, कि आप सभी मिलके ऐसे करके आपने पूरे साल भर में सभी ने मिला करके पैसे इकट्ठा करे। और पूरे साल भर में जब आप लोगों ने पैसे इकट्ठा करे तो यहाँ पर आपका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाएगा और इसके बेसिस को देख करके आपको बैंक जो है वो लोन दे देगा कि ये एसेट है, इसके बेसिस पर आपको लोन दे देगा। अगर आप नहीं दे पाते हो तो आपके मेंबर्स भी उसको रीपे कर सकते हैं। अभी उसी बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 15 से 20 लोग हो सकते हैं। मैंने 5 का कहा था तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, 15 से 20 लोग हो सकते हैं। हु मीट रेगुलरली एंड पुल देयर सेविंग्स एंड सेविंग मे बी वेरी फ्रॉम 25 to 100 और डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन। इफ द रेगुलर सेविंग्स इट बिकम्स एलिजिबल फॉर द लोन्स फ्रॉम द बैंक, एसएचजी हेल्प द बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। कि उनके पास में अगर किसी के पास में सिक्योरिटी नहीं है तो उनके केस के अंदर ये एसएचजी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और यहां पर द डिसीजन रिगार्डिंग द लोन यूजेस इज टेकन बाय द मेंबर्स एंड इफ द मेंबर फेल्स टू रीपे द अदर मेंबर्स कंपनी, मतलब कि यहां पर जो ये हमारे हैं आपके जो एम्प्लॉयज हैं या फिर आपके जो कलीग्स हैं वो अपने शेयर से पे कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स बैंक विलिंग्स टू गिव द लोन्स टू एसएचजीज। तो एसएचजीज के बेसिस के ऊपर ही इनको कोलेट्रल मान के क्या दिया जाता है? लोन्स दिया जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको बस सिंपल से कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखे होंगे क्योंकि जैसे कि एमएनसी क्या होता है, एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड बैरियर है, वो सब आपको इसमें याद रखना होगा। तो अब सबसे पहले अगर बात करें एमएनसी क्या होती है, भैया एमएनसी कैसी कंपनी होती है जो कि अपना प्रोडक्शन भी करती है और यहाँ पर उसको कंट्रोल भी करती है एक से ज्यादा कंट्री के अंदर। इसके नाम में क्लियर है कि मल्टीनेशनल, एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करे। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि जो एमएनसी होती है वो अपने जो ऑफिस होता है उसको फैक्ट्रीज होता है फॉर द प्रोडक्शन इन द रीजन वेयर दे गेट द चीप लेबर। और ये अपना जो प्रोडक्शन ऑफिस होता है या फिर
वो उस जगह पर सेटअप करती है जहां पर कि इनको चीप लेबर पड़े। अब फॉर एग्जांपल के लिए कि एक अमेरिकन कंपनी है, वो कोई भी एक मान लो कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है। अब उसके बाद में वो मोबाइल की सेलिंग कहाँ पर करेगी, तो जो सबसे चीप मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है चाइना में। तो वो क्या करेगी भैया, चाइना में तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और जो सबसे सस्ती कस्टमर केयर प्रोवाइड करवाई जाती है वो करवाई जाती है इंडिया में। तो वो क्या करेगी कि चाइना के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दिया, और इंडिया के अंदर क्या किया, इंडिया के अंदर सेटअप करा कॉल सेंटर, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि उनकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, फिर उन्होंने बहुत ही अच्छे दामों के अंदर यूरोप वगैरह और इस मतलब कि नेशन में बेच दिया। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि एमएनसी नॉट ओनली सेल इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट आल्सो द गुड्स एंड द सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। ये होता है कि बस वो अपने प्रोडक्ट ही नहीं बेचती, वो अपनी सर्विसेज भी हर एक नेशन में देंगे, और जो उनका पूरा मटेरियल है वो भी हर नेशन में देंगे, और कई कई नेशंस के अंदर उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स भी होंगी। देन फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। तो यहाँ पर एमएनसी किस तरीके से इंटरलिंक करती है प्रोडक्शन को कंट्रीज के अक्रॉस। तो जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको कि एफडीआई कहा जाता है। इसमें होता है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी बेस्ड इन अ कंट्री, यूजुअली एमएनसी इनटू अ कंपनी इन अनदर, ठीक है, ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फिर इसके बाद में आता है कि पार्टनरशिप एंड द जॉइंट वेंचर। अब एमएनसी क्या करती है, अपने सेटअप जो होता है उसको, प्रोडक्शन जो सेटअप है उसको जॉइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज, जो भी लोकल कंपनीज है उनके साथ में हाथ मिला करके करेंगे कि हाँ भैया हम आपके साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप हमारा भी प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन उसमें ब्रांड नेम हमारा होगा। तो इस तरीके से उनके साथ में पार्टनरशिप करती हैं, और जो लोकल कंपनीज हैं इसकी हेल्प से उनको क्या मिलती है, नई टेक्नोलॉजी मिलती है, और उनकी प्रोडक्शन जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है यहाँ पर कि लोकल कंपनीज जो हैं उनको टेक ओवर कर लेती है। एक छोटी सी कंपनी है 5-10 करोड़ की, तो एमएनसी बड़ी कंपनी होती है, मल्टी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जिनका बजट होता है, वो बोलते हैं ठीक है हम आपको खरीद रहे हैं, बस ऐसे करके वो खरीद लेते हैं। आते हैं कि हाँ आपकी कंपनी अच्छी लगी, खरीद लेते हैं। लोकल कंपनीज को फर्स्टली वो खरीदते हैं और उससे अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स टू द लोकल कंपनी, और यहाँ पर एमएनसी प्लेस एंड मतलब कि प्लेस ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन विद द मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड एमएनसी रिसीव्स द प्रोडक्ट एंड सेल इट अंडर द ब्रांड नेम। तो वो जो मैंने आपको अभी भी बात बताई थी कि यहाँ पर स्मॉल प्रोड्यूसर्स को खरीदते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि हमारा जो लेबल है हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए। बस एमएनसी में क्या होता है कि ब्रांड नेम मैटर करता है, और कुछ भी मैटर नहीं करता, एमएनसी के पास में बस ब्रांड नेम होता है। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आल्सो द इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड्स और इंटर रिलीजियन ट्रेड होता है। फिर इसके बाद में ये क्या क्या हेल्प करता है कि इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट, जो कि हमारे फॉरेन ट्रेड की बात करेगी कि इट फैसिलिटेट द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज, एंड इट आल्सो फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ पीपल्स आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। फॉरेन ट्रेड्स की हेल्प से आप टेक्नोलॉजी को मूव कर सकते हो, लोगों को मूव कर सकते हो, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग जा सकते हैं, आइडियाज टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ हम कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड की हेल्प से। इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड लोकल और डोमेस्टिक मार्केट, से भी ऊपर जाने की क्या करते हैं, उनको एक देते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इंक्रीजेस द कंपटीशन, ओवरऑल द रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एन द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी इज मूविंग बिटवीन द कंट्री। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर की रैपिड इंटीग्रेशन होता है, कनेक्शन होता है कंट्रीज के बीच में, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करे। देन फिर इसके बाद में जो आता है कि फैक्टर जो कि ग्लोबलाइजेशन के हैं, सबसे पहला फैक्टर है कि डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन, जिसको कि ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करा है। सबसे पहले जो फैक्टर है जिसने हेल्प करा है कि जो डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैज लीड्स टू चीप क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो है कि ट्रांसपोर्ट वाले डेवलपमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। अदरवाइज अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है किसको, ग्लोबलाइजेशन को। और फिर उसके बाद में जो आता है कि जो, तो अब यहाँ पर आता है कि जो सेकंड पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हैज रेवोल्यूशनाइज द स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब। ये जो बहुत ही ज़्यादा आईटी जो है, जैसे कि आप लोगों का जो इंटरनेट है, जो इसने बहुत ही तगड़ा रिवोल्यूशन ला दिया है पूरी कंट्रीज के अक्रॉस, ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। और यहाँ पर क्या हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि ई बैंकिंग हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हैज़ मेड द कम्युनिकेशन एंड द पेमेंट फॉर द बिजनेस। अभी इंटरनेट का ही हेल्प लिया जाता है
जाता है। मोस्ट ऑफ द पेमेंट में आप लोग जाते होंगे, क्यूआर कोड करते हो, क्यूआर कोड से स्कैन करके पे करते हो, तो वो आप इंटरनेट के थ्रू ही करते हो। तो इंटरनेट ने एक तरीके से पूरा ही गेम चेंजर रहा है। फिर इसके बाद में अगर बात करें जो थर्ड फैक्टर है जो कि इंडिया ने करा था 1991 में, कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको हटा दिया। अब ट्रेड बैरियर क्या होते हैं कि जिसके आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है, टैक्स लगा दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बाहर से कोई भी एक लग्जरी कार मंगवानी, ठीक है, आपको एक लग्जरी कार मंगवानी जिसकी प्राइस है करीब करीब 3 to 4 CR, ठीक है, 3 से 4 करोड़ की गाड़ी आपको मंगवानी है, तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगा दिया जाता है कि आपको वो कार पड़ेगी, मतलब 50% इंपोर्ट टैक्स लगा करके वो 6 करोड़ की कार पड़ेगी। 4 करोड़ की गाड़ी 6 करोड़ की, 2 करोड़ के ऊपर उसका टैक्स हो गया। तो ये जो बात होती है यही होते हैं ट्रेड बैरियर्स। तो इनके लिए लेकर के 1991 के अंदर लॉ निकाला गया था, तो वो आप एक बार जरूर से देख लेना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। WTO क्या होता है कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल मार्केट। इट स्टार्टेड इन द डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर स्टार्ट हुआ था। नाउ नियरली 164 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ WTO। अब इसके बाद में बट इट सीम्स दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैविंग द अनफेयरली रिटेन द ट्रेड बैरियर्स व्हाइल ऑन द अदर WTO डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स। तो यहाँ पर जो WTO है ये फोर्स करता है डेवलपिंग जो कंट्री है, जैसे कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कि आप अपने ट्रेड बैरियर हटा दो ताकि फॉरेन कंपनीज आप में आ सकें। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले अगर बात करें पॉजिटिव इंपैक्ट की, तो पॉजिटिव इंपैक्ट वो होता है कि MNC स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया विद द टाइम द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एज द इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन मतलब कि, तो यहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि MNC स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया विद द टाइम दे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एज द इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम। तो ये हो गया कि सबसे अच्छा जो बेनिफिट है कि इंडिया के अंदर क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट आया। फिर इसके बाद में जैसे कि टॉप कंपनीज रेज द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ड्यू टू द कंपटीशन। जो हमारी टॉप कंपनीज हैं, जैसे कि अब कोई मान लो कि मल्टीनेशनल कंपनी आती है और हमारी यहाँ की एक इंडिया की एक टॉप कंपनी और वो उसकी भी टॉप क्वालिटी है, तो वो क्या करेंगे अपने नाम रखने के लिए क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन की वजह से प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव होती है और जो होता है उनके पास में नई टेक्नोलॉजी आती है MNC के साथ में कोलैबोरेटिंग करने से। देन फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर एज मैनी एज फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड। तो ये वाला जो पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एंड मोर अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर इंडियंस के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं। और यहाँ पर कंज्यूमर गेट्स द मोर चॉइसेस एंड चीपर प्रोडक्ट मिलते हैं लोगों को। और यहाँ पर लार्ज इंडियन कंपनीज बिकम MNC, जैसे कि टाटा हो गया, एशियन पेंट हो गया, इन्फोसिस, ये जब MNC बनती हैं तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। देन फिर इसके बाद में जो आता है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। अब जो नेगेटिव इम्पैक्ट 3 है इसके, सबसे पहला है कि स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, वो बंद ही हो जाते हैं। अब कौन होगा कि जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वाली कंपनी से टक्कर लेगा, नहीं लेगा। फिर इसके बाद में लेबर लॉस हैं उनको फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है कि आप लोगों के कोई भी लेबर लॉ नहीं रहेंगे, कि जो अट्रैक्टमेंट के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज है इसलिए कहा जाता है कि आपके अकॉर्डिंग ही हम लॉ रख देंगे। फिर इसके बाद में जो रीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, धोती और मटका हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, वो है ही नहीं। तो क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी जगह पर अदर फॉरेन प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से समझ में आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।